आज का हमारे कार्यक्रम की हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। आगे की कार्रवाई के लिए मैं निधि जी तुलसान, जो अवनी समिति की युवा कार्यकर्ता है, उनसे आग्रह करती हूँ कि वो अपना कार्य संभालें, आगे का संचालन वो करें। निधि जी प्रणाम। तुलसान। सभी गुरुजन को मेरा प्रणाम। आज शिक्षक दिवस है और स्वयं आचार्य जी हमारे संग हैं, तो मैं पहले उनको प्रणाम करती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं प्रणाम करती हूँ और अपना कार्यक्रम शुरू करती हूँ। मैं पहले अपनी संस्था के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम भारत के वनों में बसने वाले 11 करोड़ वनवासियों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्यरत है। फलस्वरूप जनजातीय समाज अब लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी के मर्म को समझने लगा है। धर्मांतरण को रोक पाना संभव हुआ है। बड़ी संख्या में धर्मांतरित वनवासी स्वधर्म में लौट रहे हैं। शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। विद्यालय में प्राप्त संस्कारों को बच्चे अपने परिवारों में भी पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। चिकित्सा स्वावलंबन के प्रकल्पों के कारण स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। सत्संग केंद्रों पर साप्ताहिक एकत्रीकरण के कारण मद्यपान सहित अनेक बुराइयां एवं जातीय विद्वेष पर अंकुश लगा है। विषम परिस्थिति में वन योगी बाला साहब देशपांडे ने जसपुर नगर छत्तीसगढ़ में 6 वनवासी बालकों को लेकर 1952 में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की। आज कल्याण आश्रम वनवासियों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, स्वावलंबन एवं संगठन की अलग जगाने वाला विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय स्वयंसेवी संगठन है। यह मेरे लिए अपार हर्ष का विषय है कि मुझे आयुर्वेदाचार्य पीयूष जी द्विवेदी जी का परिचय देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पीयूष जी द्विवेदी जी BAMS MD काया चिकित्सा से हैं। आप डिपार्टमेंट ऑफ रोगा विज्ञान विकृति विज्ञान विभाग मेजर SDPG आयुर्वेदिक कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब आयुर्वेद में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। भारतवर्ष के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य एवं नारी परीक्षक हैं। गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल के ऑफिशियल डॉक्टर हैं। पश्चिम बंगाल या भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों से भी असाध्य रोगों के उपचार के लिए रोगी इनके पास आते हैं। 50,000 से ज्यादा पेशेंट ये 10 साल की अपनी प्रैक्टिस की छोटी सी अवधि में देख चुके हैं। IPS ऑफिसर, धर्मगुरु जैसे शंकराचार्य, CM जैसे येदियुरप्पा को यह नियमित कंसल्टेंसी देते हैं। इन्हें हिंद मोटर रत्न से भी नवाजा गया है। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी और वेस्ट बंगाल एक्यूप्रेशर संघ से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। बहुत सारी संस्थाओं से जो गरीबों की हेल्प करती है ये जुड़े हुए हैं और उन्हें बहुत सारे वर्कशॉप और सेमिनार के जरिए हेल्दी लाइफ के बारे में शिक्षा भी देते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य हर व्यक्ति को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करना है। आयुर्वेद जो कि प्रकृति के साथ सामंजस्य कर जीवन जीने की एक कला है। आयुर्वेदिक चिकित्सा दुनिया की सबसे पुरानी और समग्र शारीरिक चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। यह भारत में 5000 साल पहले विकसित की गई थी। बदलती जीवन शैली में इंसान जल्दी राहत के लिए अलग अलग और सहज पद्धतियां अपना रहे हैं, लेकिन असाध्य बीमारियों को जड़ से मिटाने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति रामबाण है। पीयूष जी, हमारा पूर्वांचल कल्याण आश्रम आपका हृदय से स्वागत करता है। आइए मुड़े और जुड़े अपनी जड़ों की ओर और जड़ी बूटी के इस विज्ञान को समझें। स्वयं पीयूष जी से हमारा मार्गदर्शन होगा। ओवर टू यू सर। नमस्कार, सत सत कोटि प्रणाम आप सभी देवियों को, माताओं को और जो भी प्रभु यहाँ विराजमान होंगे उन सबको आपके संतान का सहस्त्र कोटि प्रणाम है। क्योंकि आप पहले ही गुरु वंदना कर चुकी हैं तो उसका बाद वाला लाइन ना आज के दिन ज्यादा सार्थक है, इसलिए उससे मैं कंप्लीट करता हूं उसको।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मतलब कि शिक्षक जो होता है हमारे संस्कृति में, श्रेष्ठ शिक्षक वो नहीं है जो किसी भी किताबी ज्ञान को आपको दे दे। श्रेष्ठ शिक्षक वो नहीं है जो किसी टेक्निकल बात को आपको बता दे। श्रेष्ठ शिक्षक और शिष्य वो होते हैं जिनमें किसी भी संबंधों से सबसे ज्यादा आपस में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है। तो ये एक बहुत जरूरी विषय है कि शिक्षक और शिष्य इन दोनों के बीच में बिल्कुल फियरलेस, सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो। क्योंकि जब शिष्य किसी से कोई और बात नहीं पूछ पाए तो शिक्षक से जरूर पूछ पाए हर प्रश्नों का उत्तर। और शिक्षक वही है जो हमारे इस अंधकार को हटा के ज्ञान रूपी सलाका से हमें प्रकाशित करते हैं। खैर, आज का हमारा विषय है प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में आने वाली परेशानियां और उसका बचाव या रोकथाम या उसका निराकरण। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे और मैं कोशिश करूंगा हर बात को बहुत सहज भाषा में समझाने का। इसके बाद आप लोगों के पास कोई प्रश्न होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आयुर्वेद कोई पैथी नहीं है, ये एक बेहतरीन जीने का तरीका है जहां पे हम ना सिर्फ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, आदि भौतिक रूप से, हर तरीके से अपने आप को किस तरीके से बेहतरीन स्थिति में रख पाए, इस समग्र विशेष ज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं। क्योंकि हमारा जो हेल्थ है ना, ये सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप फिजिकली कितने फिट हैं। आयुर्वेद के हिसाब से हमारा मानसिक स्थिति, हमारा सामाजिक स्थिति, हमारा भौतिक स्थिति, इन सब का एक सामंजस्य है जो संपूर्ण रूप से संपूर्ण स्वास्थ्य को परिभाषित करता है। तो आयुर्वेद में बहुत पहले से ही वयस मतलब हमारे पूरे उम्र का विभाजन किया गया। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको समझा दूं कि 1 से 16 साल का जो उम्र होता है, ये तरुणा अवस्था होती है, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा होता है हमारे बॉडी को। 16 से लेके 40, 45, 50 के बीच का जो उम्र होता है, ये मध्यमा अवस्था है। और 50 के बाद या 60 के बाद जो उम्र होते हैं वो प्रौढ़ावस्था और फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था में आता है। इसका और भी अंदर वर्गीकरण है, मैंने एक मोटे तौर पे बताया आपको। तो मुख्य तौर पे 50 से 60 का जो उम्र है वो संपूर्णता, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ढलान की तरफ जाएंगे और 60 के बाद से ढलान शुरू हो जाएगी। ये वयस का विभाजन इसलिए बताया ताकि हम लोग अपने अपने एज का असेसमेंट कर पाएंगे और उसके रोकथाम के लिए और उससे आने वाले बीमारियों को कैसे रोका जाए, इसका समुचित उपयोग समझ पाएंगे, इंडिकेशन जिसको कहते हैं। और ये जो सारा संपूर्ण वयस विभाजन था और ये जो वृद्धावस्था है, आचार्यों ने साफ साफ कहा था कि ये स्वभाव व्याधि है। स्वभाव व्याधि का मतलब ये स्वाभाविक रूप से आने वाला है। तो इसको आयुर्वेद में कहते हैं याप्य व्याधि, मतलब वृद्धावस्था ये स्वाभाविक रूप से आएगा और इसको हम लोग औषधियों या आहार या कुछ विहार के जरिए इसे रोक सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं या प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि हम मृत्यु को रोक पाए, क्योंकि स्वभावजन्य व्याधियों में जैसे तृष्णा है, क्षुधा, भूख लगना है, वैसे ही जरा का मतलब बूढ़ा होना और मृत्यु, ये सारे स्वभावजन्य व्याधियां होती हैं। तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, हेल्दी रहते हुए बिता सकते हैं।
बट मृत्यु को कोई नहीं जीत सकता, ऐसा आयुर्वेद में वर्णित है। तो हमारा उद्देश्य क्या नजर आ रहा है? हमारा उद्देश्य ये नजर आ रहा है कि जो हम लोग प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था के दहलीज पे आ गए हैं या उसको पार कर चुके हैं, उसमें ऐसे क्या तरीके हैं कि हमारा भले क्रोनोलॉजिकल एज बढ़े, मतलब मेरा उम्र तो बढ़ रहा है, मैं बार बार 62वां 63वां या 70वां या 75वां बर्थडे तो मना रहा हूं, लेकिन देख के कोई नहीं बोल पाए कि मेरा 75वां है या 60वां है या मेरा 50वां है या 40वां है। इस क्वालिटी को कहते हैं आयुर्वेद, और इस पूरे व्यवस्था को कहते हैं वयस स्थापन। वयस माने उम्र, स्थापन में रोक देना। तो आपका उम्र तो बढ़ रहा है, जिस दिन मृत्यु डिसाइड है विधि के विधान से उस दिन आएगी, लेकिन आप जब तक रहोगे आप यौवन की तरह महसूस करेंगे, दिखेंगे भी, और आपका स्वास्थ्य भी काफी बेहतर रहेगा। इन परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और इसके निराकरण के लिए हम लोग बैठे हैं। तो अब आचार्यों ने पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बताया, थोड़ा जान लें बेसिक, हाँ, फिर हम लोग उपाय पे आएंगे। हालांकि मैं जानता हूं बहुत सेमिनार में बोलते बोलते आदत हो गया है, लोगों के दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि बस उपाय बता दें, हो जाए काम फिर। ठीक है, उपाय वही अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकता है जिसको बेसिक मालूम है। ठीक है, हमारे डॉक्टर्स में भी ऐसा है। अगर कोई डॉक्टर बहुत फेमस है, बहुत नाम किया हुआ है, बहुत लंबी लाइन लगती है, काफी दिनों के बाद अपॉइंटमेंट मिलता है, उसके पास ना जूनियर्स डॉक्टर्स आके सीखने के लिए आते, तो वो सिर्फ अगर ये देखते हैं कि अरे सर ने तो इनको एसिडिटी में ये दवा दी थी, बस उसको अगर याद कर लिया और हर पेशेंट में वही देंगे तो काम नहीं होता। वहां पे अपने युक्ति की जरूरत होती है, बेसिक की जरूरत होती है कि कब कहां किसको कौन सा देना है। तो बिना बेसिक जाने हम लोग इसको अप्लाई सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, वरना फिर ये वैसा ही हो जाएगा जैसा आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखती हैं। आज मोबाइल में व्हाट्सएप में आ गया, ये दालचीनी मिलाओ, जीरा मिलाओ, मेथी मिलाओ, धनिया मिलाओ, और रोज सब कोई पी रहे हैं। अब ये किसी को पता ही नहीं है कि किसको पीना है किसको नहीं पीना है। फायदा तो करता है, ये गलत नहीं है, लेकिन किसी के लिए नुकसान भी करेगा, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से नो फूड इज गुड फूड एंड नो फूड इज बैड फूड। इट डिपेंड्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हम किस प्रकृति के हैं, इस पे डिपेंड करता है। वायु, पित्त और कफ, ये 3 तरह की प्रकृतियां होती हैं। वायु वाले जो लोग होते हैं ये थोड़े दुबले पतले होंगे, चंचल स्वभाव के होंगे, उनका हर समय बेस्ट फ्रेंड बदलता रहेगा और स्टेबिलिटी नहीं होती उनके अंदर। तो पहचान लीजिएगा आप लोगों में से कौन कौन वायु वाले लोग हैं। दूसरे हैं पित्त वाले लोग, ना वो बहुत लंबे चौड़े होंगे, ना वो बहुत मोटे ताजे होंगे, ना वो बहुत सूखे हुए दुबले पतले होंगे। वो येलोविश फेयर टाइप के होंगे, बड़े इंटेलिजेंट होंगे, बड़े इंटेलेक्चुअल होंगे, लेकिन थोड़ा ईगो होगा, प्रेस्टीज होगा, बड़े सेंसिटिव होंगे, तुरंत दिल पे ले लिया करेंगे बातों को, और सॉरी बोलने का मन भी करेगा तो नहीं बोल पाएंगे वो लोग बेचारे, बड़ी दयनीय अवस्था रहती है उनकी। तो वो पित्त वाले लोग हैं, मतलब समाज में तो बड़े पॉपुलर रहेंगे बट खुद से बड़े नाराज रहा करेंगे ये लोग। ये पित्त वाले लोग हैं, ये भी डिसाइड कर लीजिएगा। और तीसरे हैं कफ वाले लोग। इन लोग को बस ईटिंग, सिटिंग, स्लीपिंग एंड डूइंग नथिंग। ये लंबे चौड़े होंगे, सुस्त होंगे थोड़े, पूरे दुनिया में उनका 1 या 2 मित्र हुआ करेंगे। अच्छा, मेरा थोड़ा अनुरोध है, कोई एक जन वीडियो ऑन करके रखिएगा, मुझे वो अंधेरे से बात करने की आदत नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ये कफ वाले जो लोग होते हैं कि आलसी टाइप के थोड़े से होंगे, किसी भी काम को टालने का ज्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसे वाले स्वभाव के होते हैं, ये कफ वाले लोग हैं। तो अब ऐसे लोगों को हर प्रकृति अलग अलग अपनी जान लेनी चाहिए। खैर, वृद्धावस्था एक ऐसा अवस्था है, जैसे मैंने बताया, बाल्यावस्था या तरुणावस्था 16 साल तक का, फिर मध्यमावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। तो आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से बाल्यावस्था या तरुणावस्था में कफ की बहुत डोमिनेंसी रहती है, इसीलिए आप देखोगे बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब ज्यादा लगता रहेगा इन लोगों को। तो मध्यमावस्था में नेचुरली पित्त की डोमिनेंसी रहती है, इसलिए मिडिल एज में आके लोगों को गैस, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर, महिलाओं में पीरियड्स के प्रॉब्लम्स होना, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं।
और जो वृद्धावस्था होती है इसमें नेचुरली वायु का डोमिनेंस होता है। वायु का मतलब होता है रूखापन, वायु का मतलब होता है दर्द। तो आप देखोगे क्या, वही जो महिला बहुत सुंदर लगती थी, अब उनके चेहरे पे झुर्रियां आ रही हैं, उनके घुटने में दर्द है, उनके कमर में दर्द है। तो ये वायु बढ़ने लगता है शरीर में हमारा नेचुरली, तो उनको ये सब चीजें आती हैं। कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगेंगे, चिड़चिड़ापन स्वभाव हो सकता है, ठीक है, मूड स्विंग्स ज्यादा होने लगेंगे, अकेलापन ज्यादा लगने लगेगा। ये सब वायु के दोष होते हैं। लैट्रिन करने का प्रॉब्लम होगा, शौच की क्रिया जो होती है वो, कॉन्स्टिपेशन ज्यादातर रहने लगेगा क्योंकि आंतें भी सूखने लगती हैं। तो ये सब कुछ सूख रहे होते हैं, हर चीज ड्राई अप हो रहा होता है, हमारा स्किन ड्राई अप हो रहा होता है, हमारे बोन्स, स्केलेटल मसल्स, हमारा कोलन, हमारे ऑर्गन, सब कुछ ड्राई अप हो रहे होते हैं। तो अगर हम लोग सिर से पैर तक जाएं तो देखेंगे कि धीरे धीरे सिर के बाल बाल गिरने लगेंगे, कम होने लगे। कम होना वायु है, कम होने लगेंगे। आंखों की रोशनी कम होने लगेगी, ठीक है, कान से सुनाई कम देने लगेगा, हमारा सोचने का शक्ति बिगड़ने लगेगा, एल्जाइमर्स, डिमेंशिया, ये सब तरह की बीमारियां आएंगी। मेमोरी पावर ठीक नहीं रहेगा, पार्किंसनिज्म बोल के एक बीमारी होती है, हाथ वाथ कांपने लगना, ये सब बीमारियां आती हैं। दांत गिरने लगेंगे, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स की कैपेसिटी कम होने लगती है तो थोड़े थोड़े सांस के भी प्रॉब्लम होने लगेंगे। हार्ट के मसल्स कमजोर होने लगते हैं। जीआई सिस्टम में आएंगे तो लीवर कमजोर होने लगता है, पाचन क्रिया खराब होने लगती है, बहुत बार गैस बनेगा, कभी पॉटी हुआ कभी पॉटी नहीं हुआ, कॉन्स्टिपेशन की तरह लगा रहेगा। नीचे की तरफ और आएंगे तो पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम होने लगेगा, महिलाएं अपने पेशाब को नहीं रोक पा रही होंगी। और अगर हड्डियों के लेवल पे देखें तो किसी को घुटने का प्रॉब्लम, किसी को कमर का प्रॉब्लम, किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम, किसी को शोल्डर का प्रॉब्लम। तो संपूर्ण रूप से वायु का प्रकोप होता है। ये मूलभूत बात मैंने बेसिक समझाई कि वायु का प्रकोप होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग अभी। तो क्योंकि इतना ज्यादा वायु का प्रकोप होता है, हर तरह से क्षय, हर तरह से दर्द, ये सब होते रहते हैं। मैंने आपको सिर से लेकर पैर तक काउंट कराया अभी। तो मूलभूत बात निकल के आती है कि स्वाभाविक तौर से वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था में वायु बहुत ज्यादा हमारे शरीर में डोमिनेंट रहता है। तो उपाय क्या करने चाहिए हमें? उपाय क्या है कि इसको आचार्यों ने कई भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है, और मूल टारगेट ये रखा कि हमें अपने वायु को कंट्रोल करना है, वायु को ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। इसलिए उन लोगों ने पहला उपाय बताया दिनचर्या। दिनचर्या, दिनचर्या माने 24 घंटे में हम लोग अपने लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करेंगे। तो मैं अभी जो दिनचर्या बोलने जा रहा हूं ये स्पेशली वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था के लिए है, जहां पे वायु की डोमिनेंसी ज्यादा रहती है। तो वृद्धावस्था में जब हम दिनचर्या का पालन करेंगे तो उसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। उदाहरण के तौर पे सबसे पहला नंबर है कि जब हम लोग अलग अलग समय पे सोएंगे और अलग अलग टाइम पे उठेंगे तो इससे हमारी वायु बिगड़ती है। तो हम लोग पहला काम क्या करेंगे कि टाइम पे सोना है, एक फिक्स टाइम पे सोना है और फिक्स टाइम पे उठना है, इसकी आदत डालनी होगी, नंबर 1। नंबर 2, उठने का टाइमिंग बहुत लेट नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा कि जिन लोगों को सूरज उठाता है वो कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन जो सूरज को उठाते हैं वो सूरज की तरह चमकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो जल्दी उठना है लेकिन फिक्स टाइम कर लेना उसका और टाइम पे सोना है, ये पहला नंबर बात है। मैं थोड़ा आज के जमाने के, आज के माहौल के हिसाब से तालमेल बैठा के दिनचर्या बोलने की कोशिश करूंगा। दूसरा नंबर है कि उठने के बाद जो भी आपको थोड़ा सा ध्यान या प्रार्थना करना है कर लीजिए। इसके बाद आप जब ब्रश करने के बाद जरूर से ऑयल पुलिंग करिएगा। कबल या गंडुश कहते हैं आयुर्वेद में इसको, हजारों साल से बोला जा रहा है ये। तो ऑयल पुलिंग क्या करेंगे, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो तिल का तेल रखिए घर में, उसका 10 ml मुंह में रखिए, उसको 1 मिनट तक 2 मिनट तक, जब तक आप रख सकते हैं, आपको तकलीफ नहीं हो रही है, उसको या तो लेके हिलाइए ऐसे, या
बड़ा से होल्ड करके रखिए ऐसे। तो इससे क्या होगा, इससे आपके चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी, आंखों की रोशनी तेज होगी, बालों का झड़ना और बालों का पकना कम होगा, आपके दांत और मसूड़े मजबूत रहेंगे और ओरल कैविटी की इम्यूनिटी बूस्ट होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसेस अच्छे से निकलते हैं। और याद रखिएगा, हमारा पाचन क्रिया मुंह से ही शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स और जूसेस के सिक्रेशन होते हैं जो पाचन क्रिया में यहाँ पे 40 से 45% तक हेल्प करती है। तो ये काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को, जैसे अगर पित्त वाले लोग हैं तो वो अगर संभव हो जिनके लिए, वो जो जिह्वा निर्लेखन करते हैं, टंग स्क्रैपिंग, वो सिल्वर के स्क्रैपर से करें तो अच्छा है। कफ वाले लोग तांबे से करें तो अच्छा है, और वायु वाले लोग या तो सोना या तो पीतल, इससे करें तो अच्छा है। कुछ नहीं है तो एक दातुन खरीद के रखिए, किसी भी चीज का स्क्रैपिंग दातुन को फाड़ के उससे कर लिया कीजिए बीच से। तो हम लोगों ने ब्रश किया, कबल गंडूस किया, शौच करने की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। उषा जलपान करेंगे, मतलब कि थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर पिएंगे। ल्यूक वार्म वाटर पीने के पहले आप चाहें तो थोड़ा गुड़ खा सकते हैं, उसके बाद ल्यूक वार्म वाटर ले सकते हैं। बहुत ज्यादा गर्म पानी मत पीजिएगा, गर्म पानी में शहद को नहीं मिलाना है आपको। आपको अगर शहद लेना है तो शहद लेके ऊपर से गर्म पानी पीजिएगा, शहद में गर्म पानी मिला के नहीं लेना है। अगर मिलाना है शहद को तो नॉर्मल पानी में मिलाइएगा। तो ऐसा करना है। इसके बाद आपको अभ्यंग करना है। अभ्यंग का मतलब होता है कि सेल्फ मसाज, खुद को खुद से तेल लगाना है जहां तक संभव हो। उससे हमारा बहुत एक्सरसाइज हो जाता है, फिजिकल एक्सरसाइज हो जाता है। जो नहीं कर सकते वो किसी और से करवा सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन ये इजी नहीं है। देखिए, दुनिया में जितने सिंपल चीजें होती हैं वो इजी नहीं होती। जैसे वॉकिंग करना एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन ये इजी नहीं है, कोई नहीं करता, ठीक है। तो बहुत सारी सिंपल चीजें होती हैं लेकिन इजी नहीं होती, लेकिन अगर कर पाए इसको तो यही सिंपल चीज अभ्यास से इजी हो जाता है। तो और ये क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, इसलिए मैं थोड़ा इस पे एम्फेसिस दे रहा हूं कि तेल लगाना कंपलसरी है, समझ लीजिए, जो प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में है। क्योंकि तेल जो होता है वो स्निग्ध गुण का होता है, अंक्चुअस, और वो वायु के ड्राइनेस को, रूखेपन को कम कर देती है। इससे हमारी ना सिर्फ त्वचा मजबूत रहती है, हमारी मांसपेशियां जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं, हमारे बोन्स स्ट्रांग होते हैं, और ओवरऑल वायु का शमन होता है। इसके वजह से हमारे बॉडी में गैस भी कम बनता है। ये बहुत बेहतरीन साइंस है इसके पीछे। हमारे जो सोच, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इसमें भी बहुत ज्यादा फायदा होता है सिर्फ अभ्यंग करने से, सिर्फ मालिश करने से शौच की प्रक्रिया बहुत अच्छी होने लगती है। तो आपको अपने सुविधा अनुसार किसी भी तेल से कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, जब कोई तेल समझ में नहीं आए तो तिल का तेल, जब कोई तेल समझ में नहीं आए तिल का तेल। बाकी जो लोगों को जो अवेलेबल है, चाहे वो नारियल का तेल अवेलेबल हो, सरसों का तेल अवेलेबल हो, आलमंड ऑयल अवेलेबल हो, ऑलिव ऑयल अवेलेबल हो, या कोई आयुर्वेद की बनी हुई तेल जो हर दुकानों में मिलती है, महानारायण तेल, महाविषगर्भ तेल, महामास तेल, या धन्वंतर तेल, कोई भी पंचगुण तेल, कोई भी तेल, ये सब मैंने नाम बता दिया जानबूझ के, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग हो रहा होगा तो ये सारे रिकॉर्डिंग आप लोग दोबारा सुन के उसको लिख सकते हैं, और लिख के आप मंगा सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो आयुर्वेद के बने बनाए तेल आते हैं वो काफी बेहतर काम करेंगे सिंगल तेल के मुकाबले। जैसे आप अगर तिल का तेल यूज कर रही हैं सिर्फ, तो उससे बहुत अच्छा काम करेगा महानारायण तेल। तो इसलिए आप उनको सुन के रिवाइंड करके लिख लीजिएगा, आपको जैसा मर्जी। लेकिन सिंपल सा सिद्धांत ये है कि जब आपको कोई तेल समझ में नहीं आ रही है, आप तिल का तेल लगाइएगा, एंड दिस इज कंपल्सरी। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, रेड मार्क कर लीजिएगा कि ये मैं बोला हूं कंपल्सरी।
पहला ऑयल पुलिंग को कंपलसरी कीजिए, दूसरा अभ्यंग को कंपलसरी कीजिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर है कि आपको व्यायाम करना है, ये भी कंपलसरी है, ठीक है। अब व्यायाम आपको कितना करना है ये एक इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि सब लोग एक ही तरह से व्यायाम कर रहे होते हैं। कोई जूझ रहा है अपने वजन को लॉस करने के लिए तो कर ही जा रहा है, व्यायाम कर ही जा रहा है। याद रखिएगा, वजन को कम करने के लिए व्यायाम कर रहे हैं ये सोच के कभी भी व्यायाम मत कीजिए, इससे निगेटिव इंपैक्ट आएगा साइकोलॉजिकली, क्योंकि अगर वजन नहीं कमा आप और डिप्रेस हो जाएंगे, छोड़ देंगे व्यायाम करना। जबकि आपको, चाहे आप वॉकिंग कर रहे हो या आप किसी भी तरह का प्राणायाम योगा कर रहे हो, आप ये सोचिए कि मैं फिट रहने के लिए ये कर रहा हूं या कर रही हूं, ना कि वजन कमाने के लिए, ठीक है। इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा साइकोलॉजिकली, और स्पेशली वैसे भी योगा या व्यायाम या जो भी ये वॉकिंग, ये सब जो चीजें होती हैं, ये हमारे पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को काफी स्ट्रांग करने के लिए होती हैं, सिर्फ वेट लॉस करने के लिए नहीं होती। तो इसलिए जब भी आप वेट लॉस के लिए सोच रहे हैं तो ये सोच के व्यायाम मत करिए, आप सोचिए मैं फिट रहने के लिए कर रहा हूं। तो व्यायाम कितना करें, याद रखिएगा कि हर व्यक्ति के लिए व्यायाम का लिमिट अलग अलग है। आप आजकल सुनते होंगे कि उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया बड़े कम उम्र में, इसको कार्डियक अरेस्ट हो गया बड़े कम उम्र में। पता है इसके मूलभूत कारण क्या है? ये जो आज का यंग जनरेशन है जिनको कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है, इसके पीछे है जिम, ठीक है। ये लोग हाई प्रोटीन लेते हैं, एक्सेसिव लिमिट क्रॉस करके एक्सरसाइज करते हैं, जिससे इनका सिस्टम बिगड़ता है और कार्डियक अरेस्ट होता है। तो व्यायाम का लिमिट ये है कि जब भी, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब भी एक विशेष व्यक्ति व्यायाम करते समय अपने उसके ललाट पे पूरे पसीने आने लगे, आर्मपिट्स में अगर पसीने आने लगे, और उसकी जो क्षमता है व्यायाम करने की वो जब आधे लिमिट तक पहुंच जाए तो उसको व्यायाम छोड़ देना चाहिए। उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि आप कपालभाति कर रही हैं और आप चाहें तो अपना पूरा दम लगा के 500 कपालभाति कर सकती हैं टोटल, तो आपको 250 पे ही छोड़ देना है, आपको अपना 500 वाला दम नहीं दिखाना। आपका अर्ध बल मतलब आपका हाफ जो बल जितना यूटिलाइज होगा उतना ही करना है, और जब पसीने आने लगे तो छोड़ देंगे और फिर रिलैक्स करेंगे, पसीने को पोंछेंगे। पसीना व्यायाम करने के बाद तुरंत फैन मत चालू कीजिए, ठीक है। कम से कम 15-20 मिनट तक फैन को रहने दीजिए। इसके बाद आप स्नान कर सकते हैं आधे घंटे के बाद कम से कम। तो आपने ऑयल पुलिंग किया, जो मुख्य बात है मैं इसको रिमाइंड करते हुए जा रहा हूं, आपने अभ्यंग किया और आपने व्यायाम किया। व्यायाम कितना करना है मैंने बता दिया, व्यायाम करने के बाद क्या करना है ये मैंने बता दिया आपको। और जो प्रौढ़ावस्था वाले लोग हैं मैं तो उनको बोलूंगा, या वृद्धावस्था वाले लोग, ये सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम करें जिसमें जॉइंट्स को घुमाया जाता है, नेक को रोटेट किया जाता है, ऐसे वाले व्यायाम करेंगे, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे। उनके लिए सबसे बेहतरीन है प्राणायाम। प्राणायाम में उनको भ्रस्तिका करना चाहिए, उज्जयी बंद करना चाहिए, इसके बाद उनको भ्रामरी करना चाहिए, कपालभाति करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए और उद्गीत करना चाहिए। कम से कम इसको जरूर करना चाहिए। और लेटे लेटे एक भुजंग आसन कर लेना चाहिए अपने कमर के लिए, और एक मरकट आसन भी कर सकते हैं लेटे लेटे। सहज व्यायाम ही करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड व्यायाम नहीं करने चाहिए उनको, ठीक है। इसके बाद व्यायाम होने के बाद आप जब भोजन का मैं अलग से बताऊंगा, शाम के समय जब आप लोग वापिस आते हैं, जो काम करने वाली महिलाएं हैं या जो घर पे भी रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शाम के समय कोशिश कीजिए कि अगर संभव हो तो सिर्फ थोड़ा सा प्राणायाम फिर से रिपीट कर लीजिए और रात्रि को थोड़ा जल्दी सो जाइए। बहुत मिनिमम बताया मैंने, मैं वही बताऊंगा जो आप कर पाओगे रोज की जिंदगी में। जो नहीं कर पाओगे उसको यहाँ बता के फायदा नहीं है, वो सब मेडिकल सेमिनार्स में बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन जो व्यवहारिक तौर पे आप कर सकते हैं उतना ही मैंने बताया। आपको 3 बातें या 4 बातें याद रखनी है मेनली। पहला नंबर बताया मैंने, ऑयल पुलिंग कंपलसरी कर लीजिएगा आज से। दूसरा मैंने बताया अभ्यंग जरूर करना है आपको। तीसरा मैंने बताया व्यायाम जरूर करना है आपको। और चौथा और आखिरी कि
शाम को भी अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिएगा। ये था दिनचर्या के बारे में। अब हम लोग समझेंगे आहार के बारे में संक्षेप में, लेकिन सुलझे हुए तरीके से। देखिए, आहार में मैं एक शब्द में एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूं प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के लिए। हमारा जो आहार है वो लघु होना चाहिए। लघु मतलब हल्का, सुपाच्य, जो पचने में इजी हो, लेकिन संतर्पणीय होना चाहिए। संतर्पणीय का मतलब होता है जो ताकत देने वाला हो, मतलब हमारे मसल्स को, हमारे बोन्स को ताकत देने वाला हो, लेकिन पचने में आसान हो। वो आहार करना है। और हमें वो आहार नहीं करना है जो वायु को बढ़ा देता है हमारे शरीर में। ये एक मूलभूत सिद्धांत दिया मैंने। मैं कुछ एग्जांपल्स भी दे दूंगा, लेकिन एक होमवर्क दिया आप लोगों को, क्योंकि मैं जानता हूं यहाँ जितने लोग जुड़े हुए हैं सब शिक्षित लोग जुड़े हुए हैं, और आज इंटरनेट का जमाना है। आप लोग सबको ये सर्च करना होगा और एक लिस्ट बनाना होगा कि आप लोग जो जो भोजन करते हैं उन भोजनों का नाम लिख लीजिएगा अपने अपने कागज पे, और सर्च कीजिएगा कि कौन सा आहार है जो वायु को बढ़ाता है। तो उन सब आहारों को आप नहीं खाएंगे। मैं कुछ कॉमन एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे जैसे ही आपको लगे कि आपका प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था आ चुका है, आपको चना, मटर, राजमा, पत्ता गोभी, बैगन, ये सब नहीं खाना चाहिए। ठीक है। फलों में जामुन बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। जामुन बहुत ज्यादा वातवर्धक होता है। ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए आपको, ये वायु बढ़ाने वाली चीजों को नहीं खाना चाहिए। जैसे अब जो मैंने बताया आपको कि संतर्पणीय हो और लघु हो, एक उदाहरण देता हूं। सबसे श्रेष्ठ होता है मूंग दाल। मूंग दाल जो होता है वो बहुत हल्का होता है, बहुत सुपाच्य होता है, और उतना ही ताकत देने वाला, उतना ही संतर्पणीय होता है। ठीक है। जौ, जौ का बना हुआ जो भी चीज होता है वो सब लघु सुपाच्य होता है और बहुत ताकत देने वाला होता है। कुछ लोग गेहूं को लेके कंट्रोवर्सी में आते हैं। मैं बता दूं कि गेहूं जो होता है ये वायु का शमन करता है, माने वायु को दबाता है, और ये शरीर में ताकत देता है। ये उन लोगों के लिए उनके लिए गेहूं ठीक अति उत्तम है, क्योंकि इसका रस जो होता है वो मधुर रस होता है। ये बहुत ताकत देता है। ठीक है। डॉक्टर साहब चाहती हूँ आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। डॉक्टर द्विवेदी, कुछ ज्यादा इंटरनेट करेंगे। खिचड़ी है। आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर द्विवेदी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। गेहूं वाला पोर्शन आप फिर से रिपीट कीजिए। लगता है कुछ सिग्नल की, इंटरनेट की प्रॉब्लम है। आवाज तो बिल्कुल ही बंद हो गई पूरी। सभी लोग नहीं बोले, डॉक्टर साहब देख रहे हैं। हेलो। हाँ सीमा जी, आप उनको हाँ नहीं वो म्यूट है, लेकिन अभी को लगता है वापस। हेलो डॉक्टर साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? उमा दीदी, उमा जी, सर आप प्लीज डॉक्टर साहब को फोन कर दीजिए एक बार। हाँ वापस ज्वाइन किया डॉक्टर साहब ने। हाँ वापस ज्वाइन किया।
आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अभी आ रही है आपकी आवाज, अभी आ रही है। बट आपका वीडियो अभी नहीं दिखाई हाँ दे जी, रहा है। ठीक है। तो हाँ। मैं कहा था, आप लोगों ने लास्ट क्या सुना था? गेहूं वाला गेहूं- पोर्शन गेहूं वापस पर। रिपीट कर दीजिए, गेहूं से आप गेहूं। वापस। आ रहा है वीडियो? हाँ अच्छा, ठीक नहीं है। अब आया। तो गेहूं जो होता है, गेहूं जो होता है वो मधुर रस का होता है और ये बहुत ताकत देने वाला आहार है। ये इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये सिर्फ वो लोग अवॉइड करें जो थोड़े मोटे होते हैं, जिनका वेट ज्यादा है और जिनका फिजिकल वर्क नहीं है या कम है, वो लोग थोड़ा अवॉइड करें। अदरवाइज गेहूं एक बहुत बेहतरीन चीज है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो जौ के बने हुए चीज सुपाच्य होते हैं और ताकत देने वाले होते हैं। मूंग दाल सुपाच्य होता है और ताकत देने वाला होता है, मतलब सुपाच्य का मतलब इजीली जो डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है। खिचड़ी है आपके पास ऑप्शन में। जितने वेजिटेबल्स होते हैं उसको बहुत ज्यादा डीप फ्राई अगर नहीं करेंगे आप, थोड़ा स्टीम दे दीजिए और हल्के मसाले दीजिए, तो ये बहुत बेहतरीन सुपाच्य होते हैं और ताकत देने वाली चीजें होती हैं। ये तभी बिगड़ते हैं जब आप इसको बहुत ज्यादा फ्राई करते हो, ठीक है, या बहुत ज्यादा मसालेदार बना देते हैं। तो हर सब्जियां हैं, जितने फल होते हैं, ये सब सुपाच्य होते हैं और ताकत देने वाले होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने आहार को बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी बातों को हम लोग जब प्रश्न होगा तो कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद है हमें कुछ चीजें हैं जो शास्त्रों में वर्णित था, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या और नहीं करना चाहिए। तो उसमें बताया गया था कुछ वेग ऐसे हैं जो धारण नहीं करना चाहिए। वेग का मतलब नेचुरल अर्जेस, हाँ, ऐसे हैं जो हमें धारण नहीं करना चाहिए। तो जैसे मूत्र का वेग धारण नहीं करना चाहिए। आपका अगर यूरिन लगा, आप बिल्कुल मत कोई बहाना सोचिए कि मैं बाद में कर लूंगी या बाद में कर लूंगा, बिल्कुल नहीं। तो मूत्र का वेग धारण नहीं करना है। ठीक है। अधो वायु का वेग धारण नहीं करना है। पुरुष मतलब स्टूल अगर लगा है, वेग धारण नहीं करना है। तृष्णा प्यास अगर लगी है, वेग धारण नहीं करना है। ठीक है। क्षुधा भूख लगी है, आप ये मत हिसाब लगाओ कि मेरे को बार बार भूख क्यों लग रहा है। आप पहले कुछ ना कुछ हल्का खा लीजिए। तो भूख का धारण नहीं करना है। और औरतों के लिए खास करके बता दूं, अश्रु वेग धारण भी नहीं करना है। मतलब अगर रोना है तो रो लो, तो रोकना नहीं है, वरना बहुत सारी व्याधियां होती हैं। मैं अगर एग्जांपल दे दूंगा तो डर जाओगे आप लोग। पता है, अश्रु वेग धारण करने से धीरे धीरे बाद में चल के हृदय रोग होता है, मतलब हार्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं, हार्ट की बीमारियां आती हैं। तो इस तरीके से हमें छींक छींक को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, उससे फिर ईएनटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऐसे मूत्र का वेग, अधोवायु का वेग, पुरुष का वेग, अश्रु का वेग, छींक वाला वेग, तृष्णा वाला वेग, भूख वाला वेग, ये सब धारण नहीं करना चाहिए। और कुछ वेग ऐसे होते हैं जिसको जरूर धारण करना चाहिए। एक है कायिक। कायिक का मतलब होता है कि हमें कोई भी काम जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। वाचिक, ऐसा कोई भी काम हमें बहुत मतलब इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचा दे या हमें ही नुकसान पहुंचा दे। तो कायिक कंट्रोल करना है, वाचिक कंट्रोल करना है, और मानसिक ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है। तो कायिक, वाचिक और मानसिक, ये तीनों वेगों को धारण करना चाहिए। ठीक है। तो इसके अलावा फिर जब आगे बढ़ते हैं आचार्य तो बताते हैं कि थोड़ा सा ये मेडिकल का बात हो जाएगा। अगर दूर अपने आसपास के किसी आयुर्वेदा डॉक्टर से या आयुर्वेदिक सेंटर से कंसल्ट कीजिए। बीमारियों के लिए नहीं, बीमारियों की रोकथाम के लिए। उसमें एक वस्ती होती है, मतलब एक इनेमा, एक तरह का इनेमा, इसको बोलते हैं यापना वस्ती। यापना वस्ती, ठीक है। यापना वस्ती माने ऐसा वस्ती चिकित्सा जो अगर आप साल में एक बार भी लेते हैं तो आपका एजिंग प्रोसेस रुकने लगेगा। और ये बहुत ही साधारण प्रक्रिया है। आप आराम से जाएंगे और आधे घंटे में निकल के घर आ जाएंगे वापस, और रोज का काम करेंगे। तो ये यापना वस्ती होती है जो एजिंग को रोकती है। इसके अलावा आयुर्वेद में बताया गया सदवृत्त का पालन करने के लिए। सदवृत्त
माने हमें अच्छे आचार रखने चाहिए। अच्छे आचार का मतलब जस्ट आंसर्स कैसे होने चाहिए, फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए, हमें किसके संग कैसा बिहेव करना चाहिए। तो साइकोलॉजिकल चीजों पे भी बहुत जोर दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से समझाया गया। अभी क्या बोला गया, जैसे आप लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही आयुर्वेद में जो आयुर्वेद बोलिए या बाकी भी जो धर्म ग्रंथ हैं, इन सब में जो बताया गया कि हमें वानप्रस्थ में जाना चाहिए या सन्यास में जाना चाहिए। तो यहाँ पे वानप्रस्थ और सन्यास जो है, इसको मैं एक कैटेगरी में लाना चाहता था कि आप घर में ही रह के 60 के बाद कम से कम 50 या 60 के बाद कम से कम ऐसा कुछ करना है जिससे हम थोड़ा सा मोह से अपने आप को दूर कर पाए। क्योंकि देखिए एक पंखा अगर चल रहा है ना, और चलते चलते काफी दिनों से अगर पुराना हो गया है, तो उसको आपको कुछ दिन चलाने के बाद आराम देना पड़ेगा, वरना अगर उसको आप लगातार चलाते रहेंगे तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जो शरीर लगातार चल रहा था, अब उसको ब्रेक देना चाहिए थोड़ा, वेरी डिस्टर्बिंग बैकग्राउंड। तो उसको थोड़ा आराम देना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है कि हमें उसी तरीके से हमें अपने शरीर को भी थोड़ा आराम देना चाहिए 60 के बाद, क्योंकि आप जब तक जिम्मेदारियां लेते रहेंगे वो कभी खत्म नहीं होगा। एक कहावत आता है वेदांतों में कि एक बार एक बाकी लोग प्लीज अनम्यूट कर दे अपने आप। साधु बाबा थे, म्यूट कर तो दे। वो एक नदी के किनारे बैठे हुए, ठीक है। मैं बोलूं? बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ जी। तो एक साधु बाबा थे। अब वो क्या एक नदी के किनारे बैठे हुए थे, तो एक आदमी ने उनसे आके पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो बोले मुझे वो नदी पार करनी है भाई। बोले तो इंतजार किस लिए कर रहे हैं? तो वो बोले कि मैं इंतजार इसलिए कर रहा हूँ कि जब नदी का पानी पूरा बहते बहते खत्म हो जाएगा तब मैं आराम से उस पार जाऊंगा। तो उस आदमी ने कहा ये तो नदी का पानी कभी खत्म नहीं होने वाला। तो साधु बाबा ने कहा भाई ये ठीक वैसा ही है जैसे आप लोग अगर ये सोचेंगे कि मेरी जिम्मेदारियां जब खत्म हो जाएंगी तब मैं अपने आप को विश्राम दूंगा, शांति में दूंगा या आध्यात्म की तरफ जाऊंगा, तो ये जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होने वाली इस नदी के पानी की तरह, ठीक है। तो या तो अब क्योंकि इंसान ना 2 कंडीशन में ही बदलता है, ठीक है। एक, या तो वो खुद को बदल दे तब बदलता है, या समय उसको बदल दे तब बदलता है। लेकिन अगर समय उसको बदलेगा ना तो बड़ा खराब बदलता है। इसीलिए अपने आप को समय बदले उससे पहले बदल दीजिए। मतलब ये था मूलभूत बात कि प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था आते ही आपको अपने जिम्मेदारियों को धीरे धीरे एक साइड कर देना है, वरना शांति नहीं मिलने वाली, और अपने को थोड़ा विश्राम देना है। और इसमें आपको 3 सिद्धांतों का पालन करना है। पहला है स्वाध्याय, मतलब रोज कुछ हैबिट रखिए अच्छा पढ़ने का, क्योंकि याद रखिएगा जो हम पढ़ेंगे, जैसा हम पढ़ेंगे वैसे ही हम बनेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अगर एक हॉरर भूत की किताबें पढ़ रही हैं तो आपको दिन भर भूत ही नजर आएगा। वैसे ही अगर आप कुछ अच्छा पढ़ रही हैं, आप राम के बारे में पढ़ रही हैं, तो आपको लगेगा कि यार उस जमाने का सबसे सुंदर आदमी, सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक, सबसे धनी आदमी, सबसे ताकतवर आदमी, ठीक है, इतना कुछ होने के बाद भी वो अपने ही बागीचे में अपने ही मालिक से हाथ जोड़ के पूछता है कि भाई ये मुझे फूल पसंद आ रहा, तोड़ लूं। तो सी द हाइट ऑफ हम्बलनेस। तो हम अगर राम को पढ़ेंगे तो राम की तरह बनेंगे। इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है, स्पेशली प्रौढ़ावस्था में। दूसरा है सत्संग। तो किसी एक सत्पुरुष के कांटेक्ट में रहिए, या तो आपके गुरु हो या आपके पति हो या आपके दोस्त हो, जो भी प्योरिटी वाला है, जो निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी दिखाते रहे आपको, उसको सत्संग कहते हैं। हमारे रामचरितमानस में आता भी है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्संग से ही मन का नियंत्रण होगा।
और स्वाध्याय आपके चरित्र को बदलेगा। और तीसरा है अभ्यास। अभ्यास का मतलब है कि आप अपने आप को एक रूटीन में लाइए कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, और वो अभ्यास करते करते आपकी हैबिट बन जाएगी। तो फिर अगर इस नियम में अगर आप रहते हैं तो आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियां बड़ी दुरुस्त रहेंगी। तो मैंने बेसिक कुछ बातें बताई आपको अपने आप को फिट रखने के लिए इस प्रौढ़ावस्था में। अब मैं आपको आज के 2 गिफ्ट देना चाहता हूं, ठीक है? आज के प्रोग्राम का 2 गिफ्ट देना चाहता हूं। 2 ऐसे मैं फॉर्मूले देना चाहता हूं जिसको आप आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, मंगवा सकते हैं। नहीं उपलब्ध हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये 2 फॉर्मूले ऐसे आचार्यों ने बता के चले गए कि जिनको व्याधियां नहीं है उनको व्याधियां नहीं आएंगी और वो दीर्घायु शतायु होके निरोग रह के स्वस्थ रह के खुशी जीवन बिताएंगे, ठीक है? और जो एजिंग का पहचान है हमारे ऊपर बाहर से वो भी समझ में नहीं आएगा, पकड़ में नहीं आएगा। तो पहले मैं एक छोटा फॉर्मूला बता दूं जो सब लोग अपना सकते हैं। 1 नंबर है, पहला फॉर्मूला है, तिल, काला तिल लेंगे, आंवला लेंगे और भृंगराज लेंगे, ठीक है? काला तिल लेंगे, आंवला लेंगे और भृंगराज लेंगे। इन तीनों के पाउडर को बराबर मात्रा में मिला के रख देंगे। अब ये हो गया एक रसायन। अब काला तिल जो होता है वो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें बहुत सारे विटामिन बी के विटामिन्स मिलते हैं, इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, बहुत सारे पोषक तत्व हैं। हमारे हार्ट की नलियों को साफ रखता है, हमारा वजन क्लियर को कंट्रोल करता है, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखता है, हमारे इतने सारे काम को करता है काला तिल। साथ में काला तिल आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स को रोकता है, हेयर फॉल को रोकता है। तो ये काला तिल। आंवला, इससे बड़ा बहुत बड़ा ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसरस है, स्किन के ग्लो को मेंटेन रखता है, आंखों की रोशनी को बहुत बढ़ा के रखता है, पेट के लिए ठंडक देता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, शौच अच्छा क्लियर करता है ना? और बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है आंवला। और तीसरा है भृंगराज। भृंगराज जो असल में होता है, इसके 3 मुख्य काम होते हैं। एक है लीवर और लीवर से होने वाली जितनी प्रक्रिया है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, इन सब को बैलेंस करता है। दूसरा नंबर है त्वचा से होने वाले सारी बीमारियों को ठीक रखता है, और तीसरा नंबर है हेयर से जुड़े हुए सारे प्रॉब्लम को ठीक रखता है। ये तीनों चीजों को अगर मिला दें बराबर मात्रा में, और आप विचार करके देखिएगा बाद में, ये सिर से लेके पैर तक के सारे चीजों को कंट्रोल करता है, स्पेशली जहां पे हमारा लुक और हमारा तंदुरुस्ती मैनिफेस्ट होता है। तो ये आप लोगों के लिए वनवासी कल्याण आश्रम के लिए एक पहला गिफ्ट था। और दूसरा जो गिफ्ट है ये सुपर गिफ्ट है। दूसरा जो गिफ्ट है ये सुपर गिफ्ट है। थोड़ा सा आप लोग म्यूट कर लीजिए, कोई ना कोई अनम्यूट हो जा रहा है, ठीक है? तो दूसरा जो गिफ्ट है ये सुपर गिफ्ट है। इसको अगर आप जुगाड़ पाए, ये मतलब एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन होगा जो सारे प्रॉब्लम्स को कवर कर लेगा, ठीक है? तो आयुर्वेद में आचार्यों ने 10-10 पौधों के ऐसे ग्रुप बनाए थे जिसको कहते हैं महाकषाय गण, जो एक 10-10 पौधों के एक ग्रुप किसी एक बीमारी के लिए सबसे टॉप के कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है? तो वैसे ही एक ग्रुप है जिसका नाम है वयस्थापक गण, माने जो उम्र को रोक दे। ऐसे कौन से 10 पौधे हैं जिनको अगर एक साथ मिला के लिया जाए तो बढ़ते उम्र को रोक दे? मैं उनका नाम भी बताऊंगा, काम भी बताऊंगा, और कैसे रोकता है ये बताऊंगा, और यही बता के मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। उसके बाद आप लोग चाहें तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसमें पहला पौधा का नाम है गिलोय, ठीक है? आप लोग सब अभी कोरोना में सुन लिए होंगे इसका नाम, गिलोय। गिलोय जो होता है ये किसी भी तरह के इन्फेक्शन को रोकता है, बहुत हाई इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, किसी भी तरह के बुखार को आने से रोकता है। तो गिलोय देखिए कैसे प्रिवेंट करता है बीमारियों को और इम्यूनिटी को बूस्ट रखता है। तो कोई बड़ी बीमारी जल्दी नहीं आ सकती अगर रेगुलर सेवन करते हैं तो। लेकिन मैं जो भी बता रहा हूं इसको आपको एक साथ मिला के लेना है। उसमें का पहला इंग्रेडिएंट
पहला जो पौधा था उसका मैंने नाम बताया आपको, गिलोय। दूसरा है हरितकी, दूसरा है हरितकी। हरितकी जो है आप लोग सब जानते होंगे, हरड़े, ठीक है। तो हरड़े जो होता है ये पाचन से जुड़ा हुआ जितना भी प्रॉब्लम है, जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। पहले मैंने बताया गिलोय जो प्रिवेंटिव है, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो ये जो हाँ, तो ये जो प्रिवेंटिव के तौर से गिलोय बहुत अच्छा था। दूसरा है हरितकी। हरितकी जीआई ट्रैक्ट के लिए सबसे टॉप मेडिसिन होता है। ये पेट साफ करेगा, ये वायु का अनुलोमन करता है, माने वायु को ऊपर नहीं चढ़ने देता, तो अचानक से कुछ भी नहीं होता, गैस नहीं बनने देगा, आपके इंटेस्टिनल मूवमेंट को बहुत अच्छा रखता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है। तो पेट को संभालने के लिए इसमें इस 10 ड्रग के कंपाउंड में दूसरा था हरितकी, ठीक है। तीसरा है आंवला, आमलकी, ठीक है। अब आंवला आपको मालूम है एंटी एजिंग है, ये उम्र को बढ़ने नहीं देता, स्किन के लिए बहुत जोरदार है, ये हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, आईज के लिए बहुत अच्छा है, कैंसर प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसके बाद आता है रासना। रासना, ये रासना जो होता है ये वायु को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है, और ये रासना इसीलिए किसी भी तरह के हड्डियों के प्रॉब्लम, नसों के प्रॉब्लम, मसल्स के प्रॉब्लम, माने नर्वस सिस्टम, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, इन सब के प्रॉब्लम्स आने से रोकता है। इसके बाद है अपराजिता। अपराजिता जो होता है ये जोरदार एंटी माइक्रोबियल होता है, माने एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, एंटी वायरस। पता है अपराजिता के धूप से कोरोना वायरस तक एंट्री नहीं कर सकता आपके घर में, अगर अपराजिता का धूप दिया जाए तो। एनीवेज, तो इसमें इस 10 पौधों के जो कंपाउंड का मैं नाम बता रहा हूं अभी, उसमें अपराजिता है। ये किसी भी तरह के बाहर से आने वाले इंफेक्शन को रोकता है, ठीक है। तो फिर से ये एक सुरक्षा कवच हो गया। सुरक्षा कवच के तौर पे आपको मिला गिलोय और अपराजिता, और आपको हड्डियों, मसल्स और नर्व्स के लिए मिला इसमें रासना, और पेट के लिए मिला आपको हरितकी, और एजिंग को रोकने के लिए मिला आपको आंवला। इसके बाद एक पौधा आता है, उसका नाम है सालपर्णी। सालपर्णी, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक बहुत बेहतरीन, जब पाचन क्रिया होने के बाद जो फैट बनता है उसको यूटिलाइज करता है, और वो किसी भी आर्टरी में उस फैट के जाने से रोकता है। मतलब ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, जो हार्ट के ब्लॉकेज होते हैं उसको रोकेगा, रीनल आर्टरी के ब्लॉकेज को रोकेगा, रेटिनल आर्टरी के ब्लॉकेज को रोकेगा, सेरेब्रल आर्टरी के ब्लॉकेज को रोकेगा। मतलब ये सालपर्णी अगर इसमें मिलाया हुआ है तो ये ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट, रीनल फेलियर, रेटिनोपैथी, इन सब को रोकेगा। साथ में ये कंसंट्रेशन लेवल को बहुत बढ़ाता है। इसके बाद है मंडूक पर्णी। मंडूक पर्णी जो होता है, ये चौथा नंबर जो मैंने बोला आपको वो रासना था, ठीक है। 5वां नंबर तो मंडूक पर्णी। मंडूक पर्णी जो है ये सबसे श्रेष्ठ मेध रसायन कहा गया है, माने ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये डिमेंशिया हो, एल्जाइमर हो, पार्किंसनिज्म हो, ठीक है, जहां पे मेमोरी लॉस हो रही है, ओवर थिंकिंग है, कंसंट्रेशन ठीक नहीं है, डिप्रेशन है, ठीक है, इन सब जगहों को, इन सब चीजों को रोकता है मंडूक पर्णी। इसके बाद है जीवंती। जीवंती आप नाम में ही देख रहे हैं, जो जीवन देता है, जो उम्र को लंबा करता है। जीवंती एक ऐसा पौधा होता है जो रस धातु को और ओज को बढ़ाता है। रस धातु माने खाने के बाद, पचने के बाद जो पहला धातु बनता है, जो ताकत बनता है, जो न्यूट्रिशन होता है, उसको रस धातु कहते हैं। कहते हैं आयुर्वेद में कि रस धातु जिसका जितना अच्छा, वो उतना सुंदर दिखेगा, उतना ग्लो होगा चेहरे पे, उतनी बुलंदी होगी, ठीक है। तो ये उतना अच्छा रस धातु बनाता है, और बाकी के जितने धातु हैं, जैसे रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा माने नर्व्स, इन सब को नरिश करता है। साथ में ओज को बढ़ाता है। ओज माने आपके कोर इम्यूनिटी को बढ़ाता है। कोर इम्यूनिटी माने ऐसी इम्यूनिटी जो सबके अगेंस्ट काम करे, ठीक है।
तो इस तरह की इम्यूनिटी को बढ़ा के, सारे धातुओं को बढ़ा के आपके एज को पता ही नहीं चलने देगा और लंबा उम्र देता है जीवन की। इसके बाद है शतावरी। शतावरी भी जीवंती की तरह मिलता जुलता है, ये भी रस धातु को बढ़ाता है, ये भी बाकी धातुओं को बढ़ाता है, ओज को ठीक रखता है। ये शतावरी आपके महिलाओं में सारे हार्मोन्स को बैलेंस रखेगा, खास करके मेल में भी रखता है। तो हार्मोनल बैलेंस, एंटी एजिंग, ठीक है। तो जितने गायनी के प्रॉब्लम्स होंगे, जितने मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के प्रॉब्लम्स होंगे, उन सबको भी ठीक करेगा। तो इसके बाद आता है लास्ट जो है वो है पुनर्नवा। पुनर्नवा जो होता है ये किडनी के प्रॉब्लम्स, यूरिनरी ब्लैडर के प्रॉब्लम्स, यूरेथ्रा के प्रॉब्लम्स, यूरेटर के प्रॉब्लम्स, मतलब बीमारियों का अगर नाम बताऊं तो क्रॉनिक किडनी फेलियर, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, यूरिनरी इन्फेक्शन, बार बार होने वाला इन्फेक्शन, इन सब को रोकता है। तो आपने देखा, मैं शॉर्ट में फिर से बार बोल दूं, गिलोय आपको बीमारियों से रोकेगा, एंटीपायरेटिक, एंटी इम्यूनोमॉड्यूलेटर, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। हरितकी आपके पेट के बीमारी रोकेगा, आपके स्किन और नर्व्स का ध्यान रखेगा, अपराजिता बाहर से होने वाले किसी इन्फेक्शन को रोकेगा। सालपर्णी जो है वो आपके हार्ट को, ब्रेन के आर्टरीज को प्रोटेक्ट करेगा, किडनी की आर्टरीज को प्रोटेक्ट करेगा, किसी तरह का अटैक नहीं आने देगा। जीवन मंडूक पर्णी ये आपके ब्रेन को तंदुरुस्त रखेगा, एल्जाइमर, पार्किंसनिज्म, डिमेंशिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इन सब को ठीक रखेगा, नहीं आने देगा, ठीक है। जीवन आपका एजिंग को रोकेगा, आपके रस धातु को बूस्ट करेगा, आपके लुक को अच्छा करेगा, आपको लंबा उम्र देगा, आपके सारे धातुओं का पोषण करेगा, ओज बढ़ाएगा। शतावरी भी सेम काम है जीवंती की तरह, और आपके साथ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी ठीक रखेगा। और लास्ट था पुनर्नवा जो आपके यूरिनरी सिस्टम को ठीक रखेगा। तो आप देखो, ब्रेन हो गया, स्किन हो गया, आई हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, जीआई ट्रैक्ट हो गया, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चारों ने सोचा था और इन 10 पौधों को एक साथ मिलाया। इन 10 का बराबर मात्रा में पाउडर बना लेना है और 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाना है। चाहे ये हो या मैंने पहला योग जो बताया, आंवला, भृंगराज और काला तिल। रसायन काले, रसायन काले माने, रसायन का माने सुबह खाली पेट में, जब आपका उद्देश्य है लंबा उम्र पाना और बीमारियों को रोकना, उस टाइम को कहते हैं रसायन काल, ठीक है। तो इसको सुबह खाली पेट में लेना है। इस तरीके से मैंने आपको बुढ़ापे में आने वाली बीमारियां, बुढ़ापे में आने वाले साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स को बताया, क्या दोष डोमिनेंट रहता है ये बताया, कैसे रोका जाए उसके लिए मैंने दिनचर्या बताया, आहार के कुछ बेसिक फॉर्मूले बताएं, किन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए बताया, किन वेगों को धारण करना चाहिए ये बताया, आपको आचार रसायन बताया कि बुढ़ापे में हमें कैसे ब्रेक लेना चाहिए डेली की जिंदगी से, डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, और किन 3 चीजों का पालन करना चाहिए, सत्संग, स्वाध्याय और अभ्यास। इसके बाद मैंने आपको 2 बेसिक टॉप फॉर्मूले बताएं जिसके जरिए आप इसको अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब कुछ प्रश्न उत्तर, आपको जो भी लोग प्रश्न करना चाहेंगे उनका कृपया आप उत्तर दें। तो मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करती हूँ कि जिनका प्रश्न हो एक एक करके प्रश्न कहें और बहुत ब्रीफ में कहें प्रश्न। सरोज जी, आप कहना चाहते हैं, कहिए। ये रासना का क्या मतलब, क्या होता है रासना? रासना एक पौधा होता है, जैसे गिलो एक पौधा है, जैसे अश्वगंधा एक पौधा है, वैसे ही रासना भी एक पौधा है। बाकी आप एक बार गूगल पे डालिएगा रासना, आपको फोटो दिख जाएगा, आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और 6 नंबर क्या बोले? 6 नंबर क्या बोले थे आपकी? 6 नंबर, अब वैसे तो मुझे याद नहीं कि मैंने किस सीक्वेंस में क्या बोला था। 6 नंबर मेरे ख्याल से तालपर्णी था। हाँ, तालपर्णी, अपराजिता, तालपर्णी था। 6 नंबर इज तालपर्णी। नॉट ताल, शॉल होता ना, शॉल। अच्छा, शालपर्णी। शालपर्णी।
डॉक्टर साहब मुझे पूछना था कि ये जो आपने जो फर्स्ट जो बोला था ब्लैक सील, आंवला और भृंगराज, जी तो उसका 1:1 माने प्रोपोर्शन लेकर सुबह एम्प्टी स्टमक लेना है? बिल्कुल तो दोनों चीज ले सकते हैं? ये जो 10 चीजें बोली है वो भी 1 चम्मच और ये भी 1 चम्मच? ले सकते हैं। तब क्या करेंगे, एक को सुबह खाली पेट में कर दीजिए और एक को रात में खाने के बाद कर दीजिए। तो रात को कौन सा लें? रात को आप ले लीजिए आंवला, भृंगराज और तिल वाला। तो वो तो खाली पेट तो तब होगा नहीं। नहीं, जरूरत नहीं है। 2 काल होते हैं, निशी काले, अच्छा। रसायन काले। जब दोनों अच्छा। लेना है तो आप रात वाला भी ले सकती हैं। अच्छा, वो विद्या 1 जी, आप चम्मच कुछ रात को पूछना ले चाहते सकते हैं? हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको। और मैं जी, ये जी। पूछना चाह रही थी कि 1 मिनट, हाँ हाँ, आराम से। 1 सेकंड, भूल ही गए। भूल गए। अनीता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप हाँ, मैं बाकी वापस सब पूछ रही हूँ, 1 मिनट याद करके। बाकी लोग सब म्यूट कर म्यूट लें। मेरा भी रखिए, बच्चा आ कोई गया भी था। अनम्यूट नहीं करे अपने को प्लीज। हाँ हाँ सर, मैं पूछना चाह रही थी, जो 10 चीज आपने बताई है, इसका चूर्ण कहीं मिलता है क्या? देखिए इतना सामान तो हमको अरेंज करने में दिक्कत होती है, बहुत सारी चीजें बहुत हैं कोई ना। दिक्कत नहीं है। आप किसी को भी पंसारी की दुकान पे भेज दीजिए या आयुर्वेद की दुकान पे भेज दीजिए, मिल जाएगा। आप मछुआ जाइए ना, सब मिल जाए। हाँ, मिल जाएगा। थैंक यू, ठीक है सर। और एक आपको दिखाना है मेरे को, तो फिर आपसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हाँ, वो आप सर का डिटेल्स हम दे देंगे, आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हाँ, हैं। ठीक है, Thank अगला you, प्रश्न। sir. हाँ, हेलो, बीना नमस्कार डागा कुछ सर। पूछना चाह रही थी। निशा पूछना चाहती हैं। जी, अच्छा ठीक है, निशा जी आप पूछिए। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, ये पंसारी की दुकान पे किस नाम से मिलेगा? यही जो मैंने नाम बताया आपको। नहीं, ये सारे चीजें नाम बताने पड़ेंगे, 10 के 10 नाम। हाँ, तभी तो 10 को 10 चीज हाँ देगा। भैया, अच्छा, थोड़ा मेरे सा को लगा कोई चीज वो मिक्सचर कर रहे हैं मिलता ना, है, उसका नाम अलग होता है। मीटिंग चल रहा है इनका। और सर, ये जो आपने काला तिल और आंवला और भृंगराज बताया है, पानी नहीं पियोगे क्या? चूरन बना के रात को पानी भिगो नहीं कर पियोगे रखना है। प्लीज बाकी सभी म्यूट रखिए, तभी साउंड क्लियर नहीं आएगा प्लीज। कुसुम जी म्यूट करिए। हेलो, हाँ कहिए। तीनों को बराबर मात्रा में मिला के जी। पीस के पानी में भिगो कर रखना है सर? हाँ, नहीं, भिगोना वोना कुछ नहीं है। पाउडर बना के डब्बे में भर के रख लीजिए। और उसको ऐसे ही खाना है हाँ। ऊपर से पानी? रसगुल्ला। हाँ, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछिए। हेलो, मैं पूछना चाहती हूँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ कहिए। जी, बोलिए। मैं पूछूं? हाँ पूछिए आप। हाँ जी, हाँ पटौदी जी, जी बोलिए। पूछिए। हाँ ऐसा है, तो 2 प्रश्न है मेरे। एक तो आप ताल पढ़नी बोले कि साल पढ़नी? साल पढ़नी। साल हाँ, स। अच्छा, ये आपके आयुर्वेद में रेडीमेड भी मिलता है क्या? सब एक साथ रेडीमेड नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा, उसको अच्छा अगर दूसरी रेडीमेड बात ये है कि गिलोय तो हल्का होता है और हरड़ होता है भारी, तो मात्रा कैसे करें? तो हल्की है ना, जिसका चूरन तो बहुत हल्का होगा। आप मात्रा हल्का हमें और आप भारी में नहीं मात्रा जाएंगे। बता दीजिए, कितना मात्रा लें? आपको बराबर बराबर माने 5-5 ग्राम, 10-10 ग्राम? सब। नहीं, हम अगर हाँ, आप बिल्कुल। कितना ग्राम लें? 10-10 ग्राम बोल के लेने से होता है कि एक पाव लें? सबको 10-10 ग्राम ले लीजिए। हाँ जी। हाँ, सो काइंड ऑफ यू, धन्यवाद। धन्यवाद। सुधा जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सुधा जी संथलिया। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, जो आपने एंटी एजिंग बताया था, आयुर्वेदिक कहीं जाकर करवाएंगे, उसका क्या नाम बताया था? कहाँ पे नाम लगेगा? वो किसी भी पंचकर्मा सेंटर में, जहाँ पे आयुर्वेद के सेंटर हैं, ठीक है, जहाँ पंचकर्मा होता है ना। अच्छा। वहां पे बोलने से यापन वस्ती देगा लोग, ठीक है। यापन? यापन, YA PA, P फॉर पटना।
हाँ एन फॉर नागपुर हाँ, हो गया। यापन वस्ती, यापन बस्ती, ओके थैंक यू सर। इनेमा हुआ क्या? क्वेश्चन थे। हेलो ये इनेमा हुआ क्या? हाँ जी, एक कहिए। तरह का इनेमा है। इनेमा एक छोटा शब्द है, ये एक विशाल काम होता है इसका, वस्ती का। ठीक है, अच्छा, समझाने के लिए इनेमा बोला। जी जी जी। सर मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो जो आपने बताया ये पाउडर, ये कोई भी व्यक्ति जिसको वात पित्त कफ है ले सकता है? एकदम ऐसा ही कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है कि किसी भी प्रकृति का आदमी इसको ले सकता है। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मेरे जैसे बेटे को आईबीएस है, तो हाँ। उसके लिए हम लोग को मतलब ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए उसके लिए? उम्र कितना है? 26। 26 का जो उम्र होता है वो पित्त का उम्र है। बताया था आप लोग को, मध्यमा अवस्था पित्त का उम्र होता है। इसीलिए पित्त से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे आईबीएस हुआ, गैस्ट्राइटिस हुआ, पेप्टिक अल्सर हुए, ड्यूडेनल अल्सर हुए, क्रॉन्स डिजीज हुआ, अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, ये सब इसी उम्र में होता है। ठीक है। ओके। तो आईबीएस के प्रॉब्लम के लिए जनरली दो चीजें हैं जो बहुत बेहतरीन होती हैं। एक है कच्चे बेल का पाउडर और दूसरा है इसबगोल। इन दोनों को बराबर मात्रा में मिला लीजिए, एक बार रात को दीजिए। सर उसका वेट भी काफी गिर गया है। हाँ, तो पाचन क्रिया अगर ठीक नहीं होगी, खाने से कोई ताकत ही नहीं मिल रहा, वो धीरे धीरे वो सूखता जाएगा। हाँ, उसको लूज मोशन बहुत होते हैं, तो उसमें वेट गिरता ही जा रहा है उसका। इसीलिए बोला बेल और इसबगोल मिला के देंगे तो स्टूल बंध जाएगा और बल्क में स्टूल हो जाया करेगा। ठीक है। क्या तो सर क्या बोले आप? कितना अमाउंट? उमा जी हम कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ हेलो शशि जी, हाँ प्रभा जी, एक आपका मिनट, थोड़ा ब्रीफ में मेरा क्वेश्चन का आंसर हाँ। ये कि कितना कितना अमाउंट में देना है ये और किस तरीके कुछ से? नहीं, आपको बेल का पाउडर, कच्चे बेल का पाउडर, ये किसी भी आयुर्वेद की दुकान पे मिलेगा। बेल का वो पाउडर मात्रा पूछ रही है डॉक्टर साहब, वो मात्रा बता पूछ रहा रही है। हूँ, बता रहा हूँ। कच्चे बेल का पाउडर और इसबगोल, इन दोनों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाएंगे। शुरू में ही बोला था मैंने, बराबर मात्रा में मिलाएंगे और 1 चम्मच रात को ले लिया। 1 टीस्पून विद पानी, है ना? पानी। हाँ, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ वीना जी पूछिए। हाँ नमस्ते सर। मुझे जैसे बोलना छींक की बहुत प्रॉब्लम होती है। सवेरे दोपहर शाम जब देखो कभी भी छींक आ जाती है, और जब छींक आती है उसके बाद बहुत सर्दी लग जाती है, नाक से पानी गिरने लगता है और बहुत कफ भी हो जाता है। वो उस समय एकदम आवाज भारी हो जाती है और एकदम कुछ बोलने लायक स्थिति नहीं रहती है। छींक लगातार आती है, कम से कम 10-15 छींक आ जाती है। समझ गया। हाँ। कहाँ रहती हैं? कलकत्ता में रहती हैं? हाँ कलकत्ता में, अभी फिलहाल टेंगरा में। हाँ देखिए, कलकत्ता में रहने पे ये जिंदगी में ठीक नहीं होगा। बुरी बात मैंने पहले बोल दी। ठीक है, बता दूं आपको, कलकत्ता हो, वाईजैक हो, मुंबई हो, बैंगलोर हो, जो भी समुद्र के किनारे वाले शहर होते हैं, वहां जिनको भी थोड़ा बहुत एलर्जी का प्रॉब्लम है उनको ये होता रहेगा। ठीक है। हाँ, दवाइयां कुछ ऐसी हैं जो लेते रहने से ये परेशान नहीं करेगा आपको, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि हमेशा के लिए ठीक हो जाए, तो आचार्यों ने लिखा है, मेरी बात नहीं है, देश परिवर्तन। आप यही राजस्थान, हरियाणा, एमपी, यूपी चले जाएंगे, नहीं होगा आपको। मिला के देख लीजिएगा बात को। एक सेकंड, ये लेकिन पहले नहीं था, अभी रिसेंटली 4-5 साल से ये ऐसा हुआ है। हाँ, इसलिए हुआ है क्योंकि अब थोड़ी इम्यूनिटी लो हुई 55 साल है। हाँ, इम्यूनिटी थोड़ी लो हो गई आपकी। बस यहाँ का जो इस सिटी का जो एलर्जी है वो आपको डोमिनेट कर रहा है। खैर, आपको क्या करना है, सीतोपलादी चूर्ण खरीदना है। हाँ। और हरिद्रा खंड खरीदना है। हर दुकान पे मिल जाएगा आयुर्वेद के। वापस से क्या सीतोपलादी और हरिद्रा खंड। हरिद्रा माने हल्दी। हरिद्रा खंड। अच्छा सर मैम, ठीक है। इसमें सुमित्रा जी 1 मिनट, उनका कंप्लीट होने 100 ग्राम का सीतोपलादी का डब्बा आएगा। ठीक है, उसमें आपको 50 ग्राम हरिद्रा खंड मिला देना है। ठीक है। उसके बाद रख लिए। अब 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को, या तो हल्के गर्म पानी से या शहद से लेके खाइए, तुरंत आराम हो जाएगा आपको। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब सुमित्रा जी आप प्रश्न पूछिए। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, ये जो आपने 3 बताए ना, गिलोय, हरितिकी और आंवला जी, इसमें ये हरितिकी जो बोलते हैं हरडे है,
उसको खाने से बोले कि डायरेक्ट खाने से मतलब नसें सूख जाती है। देखिए, इस दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको ऐसे ही खा लिया जाए तो नुकसान नहीं करे। उदाहरण के तौर पे आप कभी गेहूं कच्चा खाई हैं? हाँ नहीं। हाँ कभी चावल कच्चा खाई हैं? नहीं ना। हाँ। ये एक प्रोसेस से गुजरता है ना। वो धोया जाता है, साफ किया जाता है, पीसा जाता है, फिर पानी मिलाते हैं, गूंथते हैं, फिर सेका जाता है, तब आप खाती हैं तो नुकसान नहीं करता। वरना गेहूं भी करेगा, चावल भी करेगा। ठीक है। वैसे ही चाहे हरितकी हो या गिलोय हो या अश्वगंधा हो, वो जरूरत से ज्यादा मात्रा में और जरूरत से ज्यादा दिन के लिए अकेले अगर खाए जा रही हैं बिना सूखे, तो वो नुकसान करेगा, लास्ट में आपको सुखाने लगेगा। कोई भी चीज करेगा ये। तो आपको कोई अगर एक चीज खा रही है, जैसे मान लीजिए आप अश्वगंधा खा रही हैं या गिलोय खा रही हैं या हरितकी खा रही हैं, तो आप 25 दिन खाइए, 5 दिन बंद कीजिए, फिर 25 दिन खाइए, फिर 5 दिन बंद कीजिए, तो वो अच्छा ही अच्छा करेगा, कुछ नुकसान नहीं करेगा। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर शशि जी मोदी, सोरियासिस के लिए कोई आपके पास कोई सोरियासिस के लिए कुछ बताइए ना डॉक्टर साहब। किसके लिए? एक सेकंड, जीना के बीच में डिस्टर्ब मत करिए, एक बार प्रश्न पूछने दीजिए उनको। शशि जी आप पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं पूछ रही थी कि सोरियासिस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है जहां पे आपकी ही इम्यूनिटी आपके विरुद्ध काम कर रही है। ठीक है, चमड़े पे। तो सोरियासिस को ठीक रखने के 3 बहुत अच्छे उपाय होते हैं। पहला नंबर है, किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से ये बीमारी 50% बढ़ जाती है। देखिए, मेरी एमडी जो है वो सोरियासिस बीमारी पे ही है। ठीक है। अच्छा। तो 3 साल इस पर रिसर्च किया, पेपर सबमिट किया, थीसिस लिखा, बुक पब्लिश हुआ। ठीक है। उसमें उसका मैं रिजल्ट बता रहा हूँ आपको कि टेंशन लेने से ये 50 गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर काम का तो टेंशन रहेगा ही डॉक्टर साहब, जैसे नॉर्मल एक जो इंसान काम करता है तो उसको एक तो दिमाग में तो रहेगा ही कि काम करना है। ये आपका मैटर है, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। काम का टेंशन है कि बच्चों का टेंशन है कि किसका टेंशन है, वो आपका मैटर हो गया। पहला थ्योरी है कि टेंशन नहीं लेना है। अब आप समझिएगा कि आपको हेल्थ इंपॉर्टेंट है कि काम इंपॉर्टेंट है, वो आपका डिसीजन है। ठीक है। दूसरा नंबर बात है, इस बीमारी में दही, दूध, काजू, पिस्ता, बादाम नहीं खाएंगे। ठीक है। हाँ। और तीसरा नंबर है, ठीक है, औषधि। औषधि में इसमें सब बहुत अच्छा जो काम करता है वो है, अगर टैबलेट बोलूं या सिरप बोलता हूं जो आपको आसानी से मिल जाएगा, खदीरा रिष्ठ। खदीरा रिष्ठ। हाँ। इसको 3 चम्मच सिरप, 3 चम्मच पानी मिला के दोपहर रात खाने के बाद लेना है। सर मुझे ये प्रॉब्लम है। हेलो। हेलो सर, चम्मच पानी मिलाकर एक बार पूरा सुन लेने दीजिए प्लीज। 3 चम्मच सिरप, 3 चम्मच सिरप, 3 चम्मच पानी मिला के दोपहर और रात को खाने के बाद लेना है। ठीक है। हाँ। और दोनों टाइम कम से कम नारियल तेल लगाइएगा, नहीं तो एक आयुर्वेद की दवा आती है, तुरंत काम करती है जो, ठीक है, 777 ऑयल, 777 ऑयल, ये हर जगह मिलती है, सरकार की तरफ से भी है ये। अच्छा, तो इसको लगाने का क्या तरीका होगा? एकदम सिंपल, बस लगा दिया। आप इसको आधे घंटे 1 घंटे पहले नहाने के लगा लीजिए। ठीक है। अच्छा। और फिर नहा लीजिए और फिर रात को लगा के सो जाइए, बस। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब आप कहिए। सर मुझे गैस बहुत ज्यादा बनती है, बहुत ज्यादा मुझे गैस होती है और कॉन्स्टिपेशन भी बहुत होता है। प्लीज डॉक्टर साहब कुछ बताइए। देखिए, अभी इसमें क्या है कि 3 बातें होती हैं। एक नंबर है कि आपका सोने उठने का टाइमिंग ठीक करना होगा, खाना खाने का टाइमिंग ठीक करना होगा, और इसके बाद आपको अगर ऐसा गैस बन रहा है और पेट साफ नहीं हो रहा है तो एक दवा आती है,
बहुत कम दाम में मिलेगी, साधारण उसमें इंग्रेडिएंट होते हैं, खरीद के कहीं से भी खा सकती हैं, तुरंत आराम करेगा। नाम बताइए डॉक्टर साहब। शिव शिव भगवान शंकर, शिव शिव क्षार, क्षार, हाँ हाँ हाँ, क्षार, हाँ, पाचन चूर्ण, शिव क्षार पाचन चूर्ण। जी बिल्कुल। ये कहाँ मिलेगा? डाबर, वैद्यनाथ, झंडू, आपके बगल का शॉप, आपके किनारे का शॉप, आपके गली का शॉप, पतंजलि, सब जगह मिल जाएगा। अच्छा, कैसे लेना है डॉक्टर साहब? एक बड़े चम्मच से दोपहर को और एक बड़े चम्मच से रात को, खाने के बाद हल्के गुनगुने पानी के साथ। कितने दिन लेना है? आप लीजिए इसको, उसके बाद आपको लगे ठीक लगने लगा, डॉक्टर साहब मैं, जब जरूरत होगा तो फिर ले लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब हाँ, नमस्कार। कुसुम जी, हाँ कहिए, कुसुम जी कहिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते, बोलिए। कहाँ गए? हाँ, कुसुम जी कहिए अपना। आपकी पुरानी पेशेंट। जी 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 बोलिए। डॉक्टर साहब कैसे हो आप? हाँ ठीक मैंने है। वो कुसुम जी आपका प्रश्न जो कीजिए। आपने जो, हाँ प्रश्न ही कर रहे हैं मैं। देखिए डॉक्टर साहब दिखाई नहीं दे रहे ना। आप बोलिए, कोई बात नहीं, आप बोलिए। वो मैं कह रही थी कि आपने जो 10 चीजें बताई है उसमें 10 चीज में पूरा नाम तो भूल गई, वो क्या मैं ले सकती हूँ क्या? बिल्कुल ले सकती हैं आप। और इसको बिल्कुल ले सकती हैं। इसको 5-7 दिन में हम हिंद मोटर वाले में उपलब्ध भी करवा देंगे। ठीक है? अच्छा, आप करवा लोगे क्या? आप आने लग गए हो क्या हिंद मोटर? चल ही रहा है हिंद मोटर तो कंटिन्यू चल। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये शिव क्षार पाचन चूर्ण आपने बताया, ये 1 चम्मच लेना है कि 2 चम्मच लेना है? प्लीज 1 मिनट बात करने दीजिए ना। करके 2 बार खाने के बाद। डॉक्टर साहब, हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब मैं बोल रही थी, ये जो चीजें आपने बताई है, गिलोय, हाँ जी, हरिकी, आंवला, इनका जो वो है, कितना मेजरमेंट क्या है? देखिए आपको डिपेंड करता है कितना आप बनाना चाहती हैं। मान लीजिए आप 1 किलो बनाना चाहती हैं तो सबका 100-100 ग्राम ले लीजिए। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वो काला तिल, आंवला, भृंगराज भी। हेलो, आंवला, भृंगराज भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ वो भी। वो भी 100 ग्राम ले लीजिए, 300 ग्राम का एक डब्बा बन जाएगा। लेना कितना है ग्राम का? हेलो, एक चम्मच लेना है 5 ग्राम के आसपास। एक दिन में क्या? एक दिन में 1 बार। अच्छा, आफ्टर या बिफोर फूड का? सुबह खाली पेट में लेना है या फिर रात को खाने के बाद लेना है। मेरा प्रॉब्लम नहीं होगा ना? आपको पता है ना मेरा वाला प्रॉब्लम? सब मालूम है। ठीक है कुसुम जी, आपका प्रश्न हुआ हो तो अगले आदमी को चांस दें। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब। हाँ कहिए। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। मैं पूछ रही थी, मेरी लड़की को अल्सर का प्रॉब्लम क्या ले सकते हैं? कहाँ पे अल्सर है? पेट में। उसको मतलब पेट में दर्द बहुत रहता है, पेट में है। पेट में अगर अल्सर है तो पहले तो खाने में से लाल मिर्च, इमली, अचार, आमचूर, मैदे का तला हुआ खाना, प्रोसेस्ड फूड, पिज्जा, बर्गर, पास्ता सब बंद कर दीजिए। अच्छा, हाँ। 1 नंबर। दूसरा नंबर, थोड़ा ठंडा दूध दिया कीजिएगा उसको, ठंडा दूध। किस समय? हाँ रात को। दूध सिर्फ रात को होता है, दूध और कभी नहीं होता। अच्छा। और उसको मुलेठी का पाउडर दीजिए या मुलेठी का टैबलेट आता है यष्टि मधु के नाम से। यष्टि मधु, हाँ। वो दीजिए, उससे अल्सर हील हो जाएगा। ठीक है, मुलेठी बहुत जल्दी पेट के अल्सर को हील कर देता है। ठीक है। अच्छा जी। और साथ में आप एक टैबलेट दीजिएगा धात्री लौह। धात्री लौह, हाँ। 1 करके 2 बार खाने के पहले इसको देने से पेट का दर्द वगैरह चला जाएगा और अल्सर भी हील होगा। उमा जी, हाँ जी, मैंने ना पूरा बात पूछा ना, प्लीज एक बार थोड़ा लास्ट में बात पूछ कर। लेंगे। हाँ एक बार लास्ट। हेलो, मेरा हुआ ही नहीं क्योंकि मैंने खाली वो दवाई के बारे में पूछा। हाँ ठीक है, ठीक। डॉक्टर साहब नमस्कार। हेलो, हाँ सुनीता जी आपका हो गया? नहीं, यष्टि मधु टैबलेट कब लेनी है डॉक्टर साहब? हाँ जी बोलिए। यष्टि मधु टैबलेट आपने जो बोली ना, वो कब लेनी है डॉक्टर साहब? क्या चीज कब लेनी है? यष्टि मधु टैबलेट जो बोली आपने। मुलेठी।
मुलेठी वाली कहते हैं, मुलेठी वाली षष्ठी मधु मिलेठी खाने के पहले, खाने के पहले लेनी है क्या? हाँ पहले और जाएगा तो पहले ही अल्सर को भर देगा, तो खाना जाएगा तो दिक्कत नहीं करेगा। और ये धात्री लो जो बोले सुबह शाम लेनी है क्या? ये भी खाने के पहले लेना है। ये भी खाने के पहले, दोनों साथ में ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब जो बात बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि रिपीट ना करनी पड़े और दूसरे लोगों को भी मौका मिल सके। और रिकॉर्डिंग आप YouTube पे देख सकते हैं, YouTube पे भी हमारा एक कार्यक्रम है। अब नेक्स्ट जिनको प्रश्न पूछना है, नमिता जायसवाल ने बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ है, आप पूछिए, बाकी लोग म्यूट हो जाएं। नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्ते, बोलिए। मुझे रात्रि को बहुत पेशाब आता है, मूत्र दोष। रात्रि को बार बार पेशाब आती है। हाँ तो आपको अभी ये जो फॉर्मूला बताया था ना वो जरूर लीजिएगा, साथ में चंद्र प्रभा बटी लीजिए, एक करके 2 बार। एक बार रिपीट कीजिए सर। आपको जो अभी मैंने फॉर्मूला दिया है सबके लिए, जो 10 पौधों वाला, 10 वाला, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको देख के ही लग रहा है आप में क्षय बहुत ज्यादा है, तो आपको तो वो बहुत जरूरी है। साथ में आप चंद्र प्रभा बटी, चंद्र प्रभा बटी, एक गोली सुबह एक गोली शाम को लेनी है, ठीक है? अच्छा ठीक है, धन्यवाद। अर्चना जी गोयल, आप अपना प्रश्न पूछें। नहीं तो अलका जी थरड़, आप अपना हैंड रेज किए हुए हैं। हेलो, हाँ पूछिए। हाँ, पार्किंसंस के लिए क्या सुझाव है? पार्किंसंस के लिए सबसे पहला काम करना है, नाक में गाय का घी डालना शुरू कर दीजिए, 2-2 बूंद करके। पहला काम, नासा ही सिरसो द्वारम, नाक ही रास्ता है सिर तक पहुंचने का। दूसरा नंबर है कि इनको कुम्हड़े का बीज, अखरोट और आलमंड, इन सबको भिंगा के रात को सुबह दिया कीजिए। और तीसरा नंबर है कि ब्रह्म रसायन, एक दवा आएगी ब्रह्म रसायन, ठीक है? ये हर जगह मिलती है, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को दीजिए। और जो मैंने अभी 10 पौधों वाला फॉर्मूला बताया था वो दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अलका जी थरड़, आप अपना प्रश्न पूछें, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे आपने जो ये 10 नाम दिए हैं उनको अगर आप लिख के हम लोगों को दे सके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। कहाँ लिख के दूंगा मैं? हाँ वो नाम लिखने हैं जो 10 हैं, और एक वो तेल वाली चीज जो आपने बताई थी वो रिकॉर्डिंग में समझ में आ जाएगी। उस समय तो बीच में प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी। आप दोबारा पूछ लीजिए कौन सा तेल का पूछ रही हैं? वो प्रश्न का तेल का जो आपने बताया वो मैं नहीं समझ पाई। तिल के तेल तो को मुंह में लेके होल्ड करना है। 2 चम्मच तिल का तेल लेंगी, 10 ml के आसपास, मुंह में लेके होल्ड करेंगी ऐसे, और 1 या 2 मिनट रखेंगी, फिर फेंक देंगी। हो गया, इतना ही करना है। अच्छा, और सर्वर में भी लगाने के लिए कुछ बताया और क्या आपने? बॉडी में, पूरे बॉडी में रोज तेल लगाना चाहिए, नहाने के आधे घंटे पहले खुद से लगाना चाहिए, ठीक है? उसमें आप कोई भी तेल लगा सकते हैं। कोई भी तेल लगा सकती हैं। जब कुछ समझ में नहीं आए तो तिल का तेल लगाया कीजिए, ये कहने का मतलब। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चना बट्टी कैसे करके लेना है? एक सुबह एक शाम नाश्ते के बाद। एक नाश्ते के बाद हाँ, और एक रात को खाने के बाद। जी धन्यवाद सर। कुसुम जी आप पूछिए, आप क्या कहना चाह रहे थे, थोड़ा ब्रीफ में पूछिए। कुसुम जी सरावगी। हाँ डॉक्टर साहब जी। हेलो, मेरा आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, पूरा नस जाती भी, माथा में सारा दिन प्रॉब्लम दर्द है, और पाँव में भी, कमर, सब इतना प्रॉब्लम है कि मत, मतलब निकल ही नहीं पा रही हूँ मैं। आपको 10 पौधों वाला योग शुरू कीजिए एक बार, रसायन चिकित्सा, आराम मिलेगा। तो ये क्या टैबलेट मिलेगी या पाउडर कहाँ से मिलेगा? पाउडर मिल जाएगा आपको। पाउडर मिल जाएगा क्या, या फिर टैबलेट, ये मतलब डाबर का या झंडू में कहीं भी? नहीं, मैं तो आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला दे रहा हूँ आप सबको। ये
शास्त्रों में से, तो बाजार में मिलने वाला चीज नहीं है। बाजार में का दवा तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हिमांगी जी रुइया, बाजार आपने में हैंड फिर रेज ये किया क्या हुआ वो है। बड़ा बाजार में मिलता है एक जगह। हेलो उमा, उमा, हाँ जी, हाँ जी, मेरे को भी पूछने का मौका हाँ आप प्रश्न पूछिए। आंटी आप प्रश्न हाँ। पूछिए। माइग्रेन में डॉक्टर साहब क्या फार्मूला यूज करना चाहिए? देखिए, माइग्रेन पहले कारण जानना चाहिए कि माइग्रेन किस कारण से है। ठीक है, उसका हर माइग्रेन का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। जैसे साइनस की वजह से अगर हो रहा है, नाक बंद हो जाते हैं, सिर दर्द होता है, उसका दवा अलग। ठीक है, अगर एसिडिटी की वजह से हो रहा है, उसका दवा अलग है। टेंशन की वजह से हो रहा है, उसका दवा अलग है। ठीक है, और हार्मोन की वजह से हो रहा है, उसका दवा अलग है। खैर, मैं आपको एक जनरल दवा बता दे रहा हूँ। बाजार में एक दवा आती है झंडू की, वैद्यनाथ की, ऊंझा की, डाबर की, सबकी आती है। शिर सुलादी वज्र रस। सीरो, हाँ, सुलादी, सुलादी, वज्र, हाँ वज्र रस, वज्र रस। हाँ, 2 गोली रात को खा लिया कीजिए, 2 गोली रात को खा लीजिए। थैंक यू सर। सुधा जी सोनथली आप पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बोलिए। नमस्ते। डॉक्टर साहब, मेरा हार्ट का सर्जरी हुआ है, तो मैं ये 10 चीजें वाला फॉर्मूला ले सकती हूँ? अति उत्तम, अति उत्तम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, ये अपराजिता है, इसका क्या लेना चाहिए? जैसे फूल पूछेंगे वे लोग दुकान में कि फूल की जड़, नहीं, क्या लेना चाहिए? यही है, आपको सुविधा है। आप जब बोलेंगे ना, तो जिसका जो यूज होता है वही बाजार में मिलता है। जैसे अगर आप अश्वगंधा बोलेंगे किसी को, तो आपको पत्ते नहीं देगा, वो जड़ ही देगा। समझ में आ रहा है? हाँ। वो सबको मालूम रहता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सुमन जी मल आप प्रश्न पूछिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सुमन जी मल। नहीं तो नेक्स्ट जिनको पूछना है। डॉक्टर साहब, अगर आपको मिलना हो कलकत्ता में तो वो नंबर मैं सबको दे दूंगा, उनको किसी एक जन को, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसको। ठीक है, नंबर आप सबको भिजवा दिया जाएगा। आप डॉक्टर साहब से फिर पर्सनली आप अपनी चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं डॉक्टर साहब। हाँ एक्चुअली अपना नंबर तो देके फायदा नहीं है। आपको जो भी मिलना चाहे वो किस विधि से मिल सकते हैं, ये आप कृपया बता दें। मतलब किस प्रकार आपसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या किस क्या मतलब तरीका है, डॉक्टर साहब आप कृपया ये बता दें। देखिए, कुछ नंबर्स दूंगा मैं, तो यदि आप चैट बॉक्स में तो अच्छा रहेगा, सब लोग नोट कर पाएंगे। ठीक, मैं कर देता हूँ। और नेक्स्ट, चैट बॉक्स में किसी ने एक प्रश्न पूछा है, डॉक्टर साहब आप उसका जवाब दे सकें तो। हेलो, हाँ कहिए। मेरे को घुटना दर्द का दवाई पूछना है। घुटना दर्द का दवाई। एक ने पूछा है स्नोरिंग का इश्यू का सॉल्यूशन। नाक में सड़बिंदु तेल डालिए 3-3 बूंद करके 2 बार। ठीक है, और ये स्नोरिंग के लिए। हाँ, और नाभि में सरसों का तेल रख के रात को सोइएगा। और करना चाहती हैं तो पैर के तलवे में भी सरसों का तेल लगाइए। ठीक है, और जब नहा के निकलते हैं तो थोड़ा सा सरसों का तेल स्कैल्प के बीच में लगा लिया कीजिए, हल्का सा, मतलब पूरा नहीं लगाना है, ऐसे लेके मिक्स कर देना है। ठीक है, घुटने का दर्द के लिए आप शल्लकी और सिगरू, ये 2-2 पौधे, टैबलेट आता है इसका। शल्लकी का 2 गोली, सिगरू का 2 गोली। ठीक है, सिगरू माने होता है सहजन, डांठा। तो सिगरू के 2 गोली और शल्लकी के 2 गोली एक साथ दिन में 2 बार लीजिए। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। सुमन जी मल आप पूछना चाहती हैं? हाँ डॉक्टर, जैसे मेरे को ये एलर्जी प्रॉब्लम है डॉक्टर। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, थोड़ा पास से बोलिए सुमन जी। हेलो, आ रही है?
हाँ बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे को जैसे एलर्जिक हूँ मैं, थोड़ी अस्थमा टाइप प्रॉब्लम है, तो कोई भी जैसे डस्ट एलर्जी हुई, किचन में ज्यादा देर काम किया गर्मी में, तो ये इस मौसम में बहुत तकलीफ होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए डॉक्टर? वही बताया था मम्मी अभी, से मेरा खाना ला दे। बताया था अभी थोड़ी देर पहले, सीतोपलादी चूर्ण और हरिद्रा खंड। ठीक है, थैंक यू। आप अगर नाक में षडबिंदु तेल डाल लेंगे तो और फायदा होगा। ठीक है। और हिमांगी जी रुइया अपना क्वेश्चन पूछिए आप। हिमांगी जी रुइया अपना थोड़ा सा प्रश्न बहुत पूछ साउंड लीजिए। आ रहा है, मतलब एक बार म्यूट सब करें लोग आप। म्यूट कर ले प्लीज, जिन्होंने प्रश्न पूछ लिए वो म्यूट कर लें। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैसेज आ रहा था। डॉक्टर साहब एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो गए हैं, मैंने सबको म्यूट किया है। ठीक है, तो अभी सवाल आ रहा था, ये एक अच्छा सवाल था, कॉमन प्रॉब्लम है। एड़ी में हड्डी अगर बढ़ जाए, कैल्केनियस स्पर कहते हैं, वहां पे अगर दर्द हो रहा है तो क्या? ठीक है, पहला नंबर है कि कोई भी पत्थर लेके आइए घर में। ठीक है, कोई भी पत्थर, जैसे ईंटे का पत्थर हो या रेल लाइन का जो पत्थर होता है वो पत्थर हो या नॉर्मल पत्थर हो, उस पत्थर को गर्म कीजिए, एड़ी का वो हिस्सा उस गर्म पत्थर पे रख के हल्का सा सेकिए, फिर अपने अपने एड़ी को फर्श पे रखिए। एक बार फर्श पे, एक बार पत्थर पे, एक बार फर्श पे, एक बार पत्थर पे, ऐसा 10 टाइम्स का राउंड कीजिए। एक नंबर। दूसरा नंबर है कि सिंहनाद गुग्गुल, एक दवा आएगी सिंहनाद गुग्गुल, इसको एक सुबह एक शाम को खाइए, आराम हो जाए। नेक्स्ट। चौहत्तर साल के बाद 74 साल की उम्र के औरत को वायरस का बुखार होने के बाद कमजोरी आ गई हो तो क्या करना चाहिए? पहला नंबर, ये जो 10 फॉर्मूला वाला मैं बताया वो लेना चाहिए, और एक बेहतरीन दवा आती है इसकी, स्वर्ण बसंत मालती। स्वर्ण बसंत मालती रोज एक गोली खिलाइए। इस उम्र के लिए इससे बड़ी और इससे बेहतरीन ताकत की दवा नहीं होती, स्पेशली किसी बुखार से उठने के बाद। और नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। हाँ जी, मेरे बेटे को स्किन की एलर्जी है, वो खुजली करता है तो फूल जाता है वहां से। 22 साल का है। तो उनको सिर्फ प्लेन हरिद्रा खंड दीजिए, हरिद्रा खंड 1 चम्मच करके 2 बार। हरिद्रा खंड 1 चम्मच 2 बार खाने के पहले बाद? कभी भी दे सकते हैं, खाने के बाद ही क्या दीजिए। चूरन है? हाँ, गले में अगर कफ का एहसास रहता है तो मुलेठी में थोड़ा मुलेठी लीजिए और थोड़ा सा पिप्पली लीजिए, इसको चूसिए। सर्दी बहुत जल्दी लगती है, एलर्जी है उसको। हाँ, इसीलिए बोला हरिद्रा खंड लेंगे आराम हो जाए। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। हाँ जी, कोई इसी का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? उमा जी गोयल। किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर, नहीं तो इस प्रोग्राम को हम आगे विराम की ओर ले जाएं। निर्मला रुंगटा जी ने पूछा है, कम उम्र में अगर बाल पक रहे हैं, जिसके शरीर में हीट बहुत ज्यादा होगा, पित्त बहुत ज्यादा होगा, उन्हीं के कम उम्र में बाल पकेंगे, तो उनको बताइए कि भाई बाहर वाला फैशन वाला खाना छोड़ दो। ठीक है, जितने इमली, अचार, पकौड़े, चटनी, पापड़ और प्रोसेस्ड फूड है वो सब बंद करिए। ज्यादा कर कोकोनट वाटर लेंगे, फ्रूट्स ज्यादा खाएंगे, हरी सब्जियां ज्यादा खाएंगे, तो पित्त शांत होगा। इसके अलावा जो पहला योग बताया था, भृंगराज, आंवला और काला तिल, वो खिलाएंगे। ठीक है, तो अब हरी कच्ची माने हरड़ा होता है ना, हरी कच्ची माने हरड़ा होता है। तो हाँ जी बिल्कुल बाबू जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। मेरे बेटे को हिचकी बहुत आती है, मतलब हिचकी बहुत आती है, ये पेट की गड़बड़ी से होता है। हाँ, तो क्या दवाई? उसमें आप उनको सुत शेखर रस दीजिए, सुत शेखर रस, संग संग आराम होगा। सुत शेखर रस?
हाँ, खाने के पहले दे दीजिए, 2 दिन दे दीजिए, आराम हो जाएगा, उसके बाद देने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ये मिल जाएगी ना दुकान में माँ? सब दुकानों में मिलेगी, डाबर, वैद्यनाथ, झंडू सब में मिलेगी। ठीक है ठीक है, आशा है सभी के क्वेश्चंस आ गए होंगे, सबकी जिज्ञासा डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से और पूरी वैज्ञानिक तरीके से। एक बात मेरे को बोलनी है। आपका अपॉइंटमेंट सर बहुत लेट से मिलता है 3 महीना 4 महीना में, तो हम चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, जल्दी मिल जाए तो हमारी प्रॉब्लम जल्दी सोल्व हो जाएगी। आप लोगों के इस प्रोग्राम के पहले मैं आप लोगों के इस प्रोग्राम के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, आप लोगों के इस प्रोग्राम के पहले मैं जस्ट बाहर से आया हूँ, बिना खाए बैठ गया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? बता दूं एक बार, और बाहर गया था 4 कलकत्ता के टॉप सीए लोग, ठीक है, और 2 एडवोकेट लोग, ये मिल के मीटिंग किए थे कि कैसे अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। तो सोचिए, मेरा तो दिमाग उसमें चलता नहीं है, मैं तो दवाई वाला आदमी हूँ, वो 6 लोगों का दिमाग खराब हो गया, लास्ट में सॉल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि दिन में 24 घंटे ही होते हैं, फिर भी टॉपिक 3 घंटे के डिस्कशन के बाद भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए वो लोग। आधा काम छोड़ के मैं आया क्योंकि मैं लेट हो जाता, और ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा क्या होता है वो मैं ही जानता हूँ, सही बात है, इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉक्टर साहब 24 घंटे ही होते हैं। आप लोगों का भला कर रहे हो तो आपका सब तो... एक मेरा आखिरी प्रश्न है, मुझे पूछना है कि हार्मोन से यदि माइग्रेन हो तो क्या करना चाहिए? हार्मोनल जैसे पीरियड्स के टाइम पे होता है इस तरह से। देखिए, 2 बातें हैं इसमें, एज इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? एक होता है डॉक्टर साहब, मुझे ही ये प्रॉब्लम है, मैं 56 की हूँ, मेरा मेनोपॉज अभी नहीं हुआ है। वही बोलने वाला था मैं कि जहाँ पे पीरियड बंद हो गया तो अलग दवा है, पीरियड बंद नहीं हुआ तो अलग दवा है। नहीं, मेरा चल रहा है अभी। आपके मामले में, हर मामले में आपकी जो प्रकृति है, आप अपना चेहरा लाइए थोड़ा सा। हाँ, मैं हूँ यहाँ, वीडियो को ऑन किया हुआ है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रकृति आपकी है पित्त की, ठीक है, जो दिख के मुझे समझ में आ रहा है, पित्त और वायु की। तो पित्त वालों के लिए ऐसा ही औषधि लेना चाहिए जो शीत गुण का हो, माने ठंडा हो, नंबर 1। नंबर 2, उसमें मधुर रस हो, मतलब शरीर को थोड़ा सा नरिश भी करे। तो जो ठंडा होगा ना और जो मीठा होगा, वही ब्लीडिंग को भी कंट्रोल कर सकता है और हेडेक को भी ठीक कर पाएगा। दी मेडिसिन इज शतावरी, सिंगल हर्ब। आप आएगा, हिमालय का टैबलेट आता है सिंगल, ठीक है, आप उसको अभी से लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर अभी तक पीरियड नहीं गया तो ये आपको जाने के बाद, माफ कीजिएगा लेकिन बहुत तकलीफ देने वाला है। अच्छा, ठीक है, वो सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, स्किन के प्रॉब्लम, ये वो लाएगा। उसके पहले ही शतावरी शुरू कर दीजिए आप, एकदम दिन में 2 बार क्या, खाने के बाद? 2 बार, हाँ, 2-2 करके लीजिएगा, 2-2 करके। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अच्छा, अभी हम अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अमूल्य अपना समय हमें प्रदान किया, बहुत अच्छा मार्गदर्शन हम कल्याण आश्रम परिवार को दिया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है, हमारे पास और शब्द नहीं है, आपने इतना सबको समझाया। आशा करते हैं कि पौधे वाला में भी आपका कुछ हमको मिलेगा मार्गदर्शन, और आप हमारे लिए कुछ समय निकाल पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद उमा जी सराफ का भी, जिन्होंने हमको आप तक पहुंचाया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबने बहुत अच्छी तरह सुना और इस प्रकार कार्यक्रम में जुड़ के सबने सफल बनाया। तो डॉक्टर पीयूष द्विवेदी का बहुत बहुत धन्यवाद हम सब कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं, श्रोताओं, सबकी तरफ से। 10 पौधे वालों का नाम कैसे मिलेगा हम लोगों को डॉक्टर साहब? 10 पौधे वालों का नाम कैसे मिलेगा हम लोग को? देखिए, मेरी एक आज टीचर्स डे है, मेरी एक पेशेंट कम स्टूडेंट अंबिका जी ने उसको लिख दिया है, पोस्ट कर दिया, पोस्ट किया है, सब चैट बॉक्स में आ गया, चैट बॉक्स में आ गया है। हाँ, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी, उनका भी बहुत बहुत। दूसरा नंबर है कि मैं इस सारे धन्यवाद को तभी एक्सेप्ट कर पाऊंगा जब जितना मैंने बोला उसका कम से कम 10% भी कोई मान ले तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब ने जो हमें दिनचर्या को, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए जो हमें बहुत अमूल्य नुस्खे बताए हैं, हम जरूर उनको फॉलो करें। आजकल की बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, लेकिन फिर भी जितना हो सके
उसको हम फॉलो करें, और यदि डॉक्टर साहब तक ये बात पहुंचे कि हाँ हमने फॉलो किया, उससे मैं लाभ बहुत हुआ, खुश होऊंगा। तो ये कार्यक्रम हमारा बहुत सफल हो जाएगा। डॉक्टर साहब एकदम तो होंगे, हमारे पर कृपा बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब जी, आपसे आगे भी हमारे को सहयोग मिलता रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। तो मैं इतनी देर से आपके सामने बैठी हूँ, आप मेरे को वॉच भी कर रहे होंगे, तो मेरे बारे में भी कुछ बताइए, कौन सी प्रकृति है मेरी? सीमा जी रस्तोगी हमारी मंत्राणी है डॉक्टर साहब, कल्याण अच्छा। आश्रम की पूरी महिला समिति की, कोलकाता की। हाँ, तो आप कुछ बता सकते हैं तो आपका आभार होगा। आपकी प्रकृति है कफ और वायु की, ठीक है? अच्छा। तो कफ और वायु वाले जो लोग होते हैं, ये आपका उम्र कितना है? 54। ठीक है। तो ये 54 के हो या 94 के हो, भीतर से ये बच्चे ही रहेंगे, बाहर से चाहे जितना भी पर्सनालिटी दिखा ले, ठीक है? कफ वायु वाले जो लोग होते हैं, ये कभी कभी तो बहुत प्यारे दिखेंगे, बहुत रोमांटिक, बहुत सीरियस, मैंने बहुत अच्छा, और अचानक से इनका मूड बिगड़ जाएगा, फिर क्या होगा पता नहीं, ठीक है? तो ये तो राज की बात बता दी। हाँ, बट भीतर से साफ सुथरे होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं लोग। थैंक यू। तो कफ और वायु वाले लोगों को चाहिए, ठीक है, कि ठंडी चीजें ना खाएं ज्यादा। डॉक्टर साहब, जैसे ये उमर जी की भी बता दीजिए। अवॉइड कीजिए, जैसे दही को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है? दही की जगह छाछ लेंगी आप। जैसे केला नहीं खाइएगा, ठीक है? ये केला से बंद है सीमा जी आपका, ठीक है? ठीक है, नमस्कार डॉक्टर साहब। आगे भी कल्याण आश्रम में आपका सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी आशा करते हैं। आज आपने हमको भूखे आपको रखा बिना भोजन के, उसके लिए बहुत इनको भूखा रख दिया आपने। नहीं सीमा जी, ये वैसे भी आधे दिन भूखे ही रहते हैं, ये आधे दिन वैसे भी भूखे ही रहते हैं। चेम्बर में भी ना 4 बजे खाना खाते हैं। नहीं, अब तो इनका आधा दिन भूखा रहने का आदत है। ठीक है, नमस्कार डॉक्टर साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन मिला। ये डॉक्टर, ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है और YouTube में थोड़ा देर में ही आ जाएगा, तो आप लोग उस समय देख सकते हैं। बहुत कुछ लोगों को आज नहीं जुड़ पाए होंगे, हमारे YouTube किसी कारण से नहीं ऑर्गेनाइज हो पाया, उसके लिए हृदय से माफी चाहते हैं। अब अभी जो रिकॉर्डिंग हुई है वो आप YouTube पे पूरा देख सकते हैं डॉक्टर साहब का, और हमें अरे जो उन्होंने इतना अच्छा हम लोगों को ज्ञान दिया और इतनी अच्छी बातें बताई, उसके लिए नीचे रखे था जमीन है। और हमारा जो YouTube का लिंक है वो मैसेज में दिया हुआ है, आप उसी लिंक से YouTube में जा सकते हैं। किसी ने पूछा था कि YouTube में कैसे मिलेगा, जो मैसेज आपको मिला है उसमें YouTube में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर कर पानी। प्रणाम जोरी जग पानी। हमारा भी आपको प्रणाम है। शांति पाठ से ये कार्यक्रम का समापन करते हैं। शांति पाठ सभी करेंगे। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये बताइए आंसर के लिए। खाने का मैं भेज जाऊंगी। अच्छा लगा होगा, ऐसी आशा करते हैं। आगे भी आप सभी का सहयोग मिलता रहे। ये आज तो सीमा जी पूरा फुल था, जूम में 100 जनों की पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद लगता है ये अभी थोड़ा देर में ही उसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगा, YouTube में आ जाएगा। 3:45 बजे से ही फुल हो गया था, 100 जनों का पूरा फुल हो गया। उमा जी बहुत अच्छा रहा। उमा जी, हाँ जी, मुझे डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट लेना है, तो फिर मैं कैसे करूं? ऐसा है कि मैं आप लोगों को उमा को दे दूंगी, उनका पूरी डिटेल्स, तीनों जगह किस तरह अपॉइंटमेंट मिलता है, क्या है, तो उमा आप फॉरवर्ड कर देंगे। मैं ठीक है, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी इस ग्रुप्स में, तो सबको मिल जाएगा।
और उमर जी, मैं आपका धन्यवाद नंबर की देंगे? पात्र नहीं हूँ, आपने मुझे धन्यवाद दिया। नहीं नहीं, आप धन्यवाद तो बिल्कुल मुझे आपको बोलना चाहिए कि नहीं आपने नहीं, मेरी ऐसी बात कोई बात रखी नहीं और है, ऐसी मुझे नहीं कोई बात समझा नहीं। कि उमा हाँ जी मैं सर, बोल बहुत सकता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, आपका धन्यवाद, आप सहयोग ग्रहण से करें। हम डॉक्टर साहब से इतना अच्छे से कार्यक्रम ले सके, उनका मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं को मिला। आपने और डॉक्टर साहब ने अपना अमूल्य समय दिया कल्याण आश्रम के लिए, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत आभार आपका। और मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगी कि हाँ, यदि कहिए। आप लोग कोई भी स्पिरिचुअल भी उनको टॉपिक दें तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ, ये बहुत आपने अच्छे। कहा। हाँ, नेक्स्ट तो टाइम मेरे को है कि दीदी अगर जरूर जरूर करवाएंगे। जरूर Next- करवाएंगे, अगर जरूर। आप एक उनको टॉपिक दें नारी तू नारायणी, तो आप एक बार उनको सुनिएगा कि वो कितना अच्छा बोलते हैं। और मेरे विचार से अगर पूजा के पहले आप लोग रखें तो इसका बहुत अच्छा होगा। जरूर जरूर दीदी जरूर। हाँ, अवश्य। थैंक यू। और मैं हाँ। उमा को भेज देती हूँ, वो हाँ, कैसे ठीक है, क्या मुझे है, वो भेज आप लोगों दीजिए। को डिटेल्स दे हाँ, देगी। ठीक है दीदी। हाँ, मैं हमारी महिला समिति ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, फिर जिनका जिनसे संपर्क है वो आगे पोस्ट कर दें। हाँ, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हाँ, आपका भी धन्यवाद उमा जी। आप सभी को। ओके। निधि जी, आपने बहुत अच्छा स्टार्टिंग किया कि हाँ। हमारी संख्या भी बहुत अच्छी रही और आपका भी संचालन बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। रहा। निधि जी ने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा बोला। मुझे अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने नहीं, कोशिश नहीं। की, आप लोगों ने सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमें कार्यकर्ताओं को आगे तैयार करना है, हमें सबको तैयार होना है, तो एकदम। अवसर सभी को मिलना भी चाहिए और सब अवसर का पूरा आपने अच्छी तरह प्रिपरेशन करके कहा, अपना सब बात कोई आगे भूल चूक हो गई है तो भी बता सकते हैं, मैं उसको स्पोर्टिंगली नहीं, लूंगी, ठीक है। इम्प्रूव करने की ठीक है। कोशिश करूंगी। जरूर जरूर जरूर। उमा जी, आप अपना नंबर हाँ। देंगे जरा? अच्छा, मैं आपको अपना नंबर दूं। आप वैसे किसके रेफरेंस से आई है कल्याण आश्रम के इस प्रोग्राम में? ये जो अग्निहोत्र ग्रुप है ना। अच्छा, ठीक है, मैं आपको चैट में टाइप कर देती हूँ मेरा नंबर, आपको मैं चैट में टाइप कर देती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं ये लिंक बंद करूं? 1 मिनट। सभी अपने अपने घर में रहे, चाय पिए, नाश्ता करें। है, ठीक है जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। पारुल जी, आपको मिल गया? हाँ हाँ, थैंक यू, हाँ, थैंक ठीक यू है, उमा जी। ओके जी। हाँ जी, उमा जी, और कोई बात कहना है? नहीं, ठीक है, बस। नहीं मिला। हाँ। फोन नंबर आप बोल दीजिए तो हम लिख लेंगे। अच्छा, मेरा फोन नंबर चाहिए आपको? हाँ जी। हाँ, 9433268380। यस, 68380। 68380। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ। Yes, Sweden.